हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं 15 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर, यानी कि पिछले 1.5 माह के करंट अफेयर को एक साथ एक ही वीडियो में हम आज कवर करेंगे। सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2026-27 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप सीजी बुक्स कार्ट में भी जाकर के हमारे इस आर्थिक सर्वेक्षण के बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से भी मंगा सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का एक ऑनलाइन बैच शुरू होने वाला है 15 अप्रैल 2026 से। जो भी एस्पिरेंट इस ऑनलाइन बैच में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वे छत्तीसगढ़ ई पाठशाला मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह पर्टिकुलर बैच सीजीपीएससी प्री और व्यापम को टारगेट करते हुए बनाया गया है। इस पर एक अलग से डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब पर हमने अपलोड भी किया है, जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इस कोर्स से रिलेटेड। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला टॉपिक है हमारा खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स KITG 2026। खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। साल भर होने वाले एग्जाम्स में इस पर्टिकुलर टॉपिक से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये हमारे छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाला नेशनल लेवल का एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट था। इससे आपको सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, इससे आपको कथन आधारित प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, इससे आपको सुमेलित कीजिए यानी कि मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। एक साइड खिलाड़ियों के नाम दे देगा, दूसरे साइड उनसे संबंधित खेल दे देगा और सुमेलित कीजिए करके आएगा। असत्य युग्म पहचानिए करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को एकदम ध्यान से पढ़ना और काफी डिटेल में हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। खेलो इंडिया, जिसमें अलग अलग टाइप के गेम्स ऑर्गेनाइज होते हैं। खेलो इंडिया नेशनल गेम्स भी होता है, खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स भी होता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित होते हैं, खेलो इंडिया बीच गेम्स यानी कि समुद्र के किनारे खेलो इंडिया बीच गेम्स भी आयोजित होता है। वैसे ही एक टाइप है खेलो इंडिया का, खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स। ट्राइबल यानी कि जनजाति समूह, आदिवासी समूह, ये मुख्यतः जनजाति वर्ग के खिलाड़ियों के लिए आयोजित हुआ था। खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स, ठीक है। और ये इसका पहला संस्करण था जो आयोजित हुआ। फर्स्ट टाइम जो है खेलो इंडिया का ये ट्राइबल गेम्स का पहला संस्करण आयोजित हुआ, ठीक है। और इसकी मेजबानी सौंपी गई थी छत्तीसगढ़ को। नेशनल लेवल का भी करंट अफेयर पूछा जाएगा इसमें कि खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स का प्रथम संस्करण कहां आयोजित हुआ, आपके छत्तीसगढ़ में। खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स की पहली मेजबानी किसे सौंपी गई, छत्तीसगढ़ को। खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स किस तिथि को आयोजित हुआ, डेट को भी याद रखना, 25 मार्च 2026 से लेकर के 3 अप्रैल 2026 तक। पहले जब आपके इस खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स का जब घोषणा हुआ था तब उस समय डेट रखा गया था 25 मार्च से 6 अप्रैल। पहले के पुराने न्यूज आर्टिकल में आपको 6 अप्रैल डेट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये फाइनली आयोजित हुआ आपका 25 मार्च 2026 से लेकर के 3 अप्रैल 2026 तक, ठीक है। ये आयोजित हो चुका है। आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये है आपका 5 अप्रैल, तो अभी ये आयोजित हो चुका है। इसका पूरा डिटेल हम आज कवर करने वाले हैं, ठीक। स्थान, ये जो खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स है इसके लिए छत्तीसगढ़ में 3 स्थान चुने गए थे, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा। अब इसको भी याद करना या रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ में जनजाति बहुल क्षेत्र आपको छत्तीसगढ़ के या तो उत्तरी क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा या छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र जो क्या है, सरगुजा संभाग है, सरगुजा संभाग, और वहां पे जो है आपका मुख्य जो मुख्यालय है वो है अंबिकापुर। तो एक हो गया सरगुजा, और दक्षिण छत्तीसगढ़ पूरा बस्तर संभाग जिसमें मेन क्या है, जगदलपुर। तो एक सरगुजा का अंबिकापुर, दूसरा बस्तर का जगदलपुर, और हमारा रायपुर जो है ये है राजधानी। तो 3 स्थान के नाम को भी अच्छे से याद रख लेना, उत्तर छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, दक्षिण छत्तीसगढ़ का जगदलपुर और मध्य छत्तीसगढ़ का रायपुर।
इन 3 स्थान पर खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स आयोजित हुए। ठीक, इस खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स का शुभंकर किसे बनाया गया था? इसका शुभंकर था मोरवीर। ये जो है आपके खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स का शुभंकर था, जो कि गौर मुकुट पहना हुआ है। ठीक है, दंडामी माड़िया जनजाति पहनती है गौर मुकुट। ये है मोरवीर। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? छत्तीसगढ़ी में मोर का अर्थ होता है मेरा या हमारा, और वीर का अर्थ होता है साहस। मोरवीर, मोर पक्षी मत समझ लेना। मोरवीर का मतलब, मोर मतलब हमारा, वीर का मतलब साहस या साहसी। तो ये था आपका खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स का शुभंकर। ये था खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स का लोगो। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैप बना हुआ है जिसमें एक एथलीट जो है दौड़ रहा है। उसके नीचे जो टैगलाइन लिखा है उसे भी याद रखना, इस पर्टिकुलर टॉपिक से कुछ भी मत छोड़ना। भारत के जनजातीय खेल छत्तीसगढ़ में सुंदर मेल। ठीक है, अगर आपको यहां पे नहीं दिख रहा होगा तो लिख दे रहा हूं, भारत के जनजातीय खेल छत्तीसगढ़ मां सुंदर मेल, ये इसका टैगलाइन था। टैगलाइन को भी याद रखना, भारत के जनजातीय खेल छत्तीसगढ़ मां सुंदर मेल, ये खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स का टैगलाइन था। ठीक, अब देखिए ये जो खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स है, इसमें कुल 9 खेल विधाएं इसमें शामिल की गई थी, जिसमें से 7 जो है ये पदक स्पर्धा थी जिसमें मेडल्स मिलेंगे। ठीक है, और 2 जो है ये प्रदर्शन खेल होते हैं। प्रदर्शन खेल या डेमो खेल, जैसे पहली बार जो मेजबानी सौंपी गई हमारे छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा प्रचलित है आपका मलखंभ और एक है आपका कबड्डी। अगर थोड़ा सा ऐसे खेल जो कि नेशनल लेवल पे भी ऑर्गेनाइज होते हैं वैसे खेलों की बात हो रही है, तो जब कभी भी आपका खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स आयोजित होंगे उसमें 7 पदक स्पर्धाएं तो होंगी, लेकिन लास्ट के जो 2 डेमो खेल है ना, प्रदर्शन खेल है, वो चेंज हो जाएंगे स्टेट के अकॉर्डिंग। जैसे मध्य प्रदेश में कुछ और खेल ज़्यादा प्रचलन में होगा, हमारे छत्तीसगढ़ में है मलखंभ और कबड्डी। वो डिपेंड करेगा कि मेजबान जो आपका राज्य है, जो इसको जहां पे ऑर्गेनाइज होने वाला है, वो कौन से 2 प्रदर्शन खेल इसमें शामिल करने वाले हैं। 7 पदक स्पर्धाएं हैं और 2 थे आपके डेमो खेल। ठीक, देखिए पदक स्पर्धा खेलों की संख्या टोटल 9 खेल विधा थी, जिसमें 7 पदक स्पर्धा और 2 डेमो या फिर आपका प्रदर्शन खेल थे। तो पदक स्पर्धाएं 7 खेल कौन कौन से थे? एथलेटिक्स, जिसमें दौड़ आपके शामिल है, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन, तीरंदाजी, तैराकी और कुश्ती, ये 7 खेल जो कि पदक स्पर्धाएं थी। प्रदर्शन खेल मलखंभ और आपका कबड्डी। ठीक, अब जब ये पूरा फाइनली 3 अप्रैल 2026 को खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स का समापन हुआ, तब अगर हम मेडल टेली देखें तो इस खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स में पहले नंबर पर रहा आपका कर्नाटक। कर्नाटक ने कुल 23 स्वर्ण पदक जीते, 8 रजत पदक जीते, 7 कांस्य पदक के साथ कुल 38 पदक इसने जीता। ठीक है, सेकेंड नंबर पर रहा उड़ीसा राज्य, जहां पे 21 स्वर्ण पदक, 15 रजत पदक और 21 कांस्य पदक, टोटल 57 पदक के साथ उड़ीसा रहा सेकंड पोजीशन पर। थर्ड नंबर पर रहा झारखंड राज्य। आप ये सभी जो राज्य देख रहे हैं ना, ये जनजाति वाले आपके राज्य, जनजाति बहुल वाले राज्य है। थर्ड नंबर पर रहा आपका झारखंड, जहां पे 16 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक, 11 कांस्य पदक और कुल इसने 35 पदक जीते। अब बात करें हम हमारे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ 3 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक और 6 कांस्य पदक, कुल 19 पदक छत्तीसगढ़ ने जीते। और 3 स्वर्ण पदक के साथ हमारा छत्तीसगढ़ इस मेडल टेली में रैंकिंग में 9वें स्थान पर रहा। ठीक है, देखिए ये जो मेडल टेली है ना, ये कुल पदक के आधार पर नहीं होता, ये स्वर्ण पदक कितना जीता गया उसके आधार पर होता है इसकी रैंकिंग। 23 स्वर्ण पदक के साथ कर्नाटक फर्स्ट पोजीशन पे, 21 के साथ उड़ीसा सेकंड पोजीशन पे, 16 स्वर्ण पदक के साथ झारखंड थर्ड पोजीशन पे, हमारा छत्तीसगढ़ 3 स्वर्ण पदक के साथ 9वें स्थान पर रहा। ठीक है, 9th पोजीशन पर रहा।
और छत्तीसगढ़ ने 3 स्वर्ण पदक जीते, 10 आपके रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीते, 6 कांस्य पदक जीते और टोटल जो है पदकों की संख्या वो रही आपकी 19। ये पूरा याद होना चाहिए छत्तीसगढ़ का, ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये खेलो इंडिया का टैगलाइन याद रखना, डेट याद रखना, आयोजन स्थल, पहला संस्करण, जितना है सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब जो खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स आयोजित हुआ उसमें हमारे छत्तीसगढ़ की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के नाम, किस स्पोर्ट्स इवेंट में कौन सा पदक उनके द्वारा जीता गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना वो कथन आधारित आ रहे हैं। तो किस पर्टिकुलर सेक्टर से किस टाइप का क्वेश्चन होगा ये अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन में तो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कथन आधारित में ना जो एग्जामिनर है, जो पेपर सेट करने वाला है, उसके पास मतलब एरिया बढ़ जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन उठाने के लिए, कथन वाले क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक। जैसे वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन, वजन उठाने वाला, इस वेट लिफ्टिंग में हमारे छत्तीसगढ़ ने कुल 3 पदक जीता। अब देखो छत्तीसगढ़ ने टोटल आपका कितना पदक जीता है, 19 पदक, जिसमें से 3 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य है। लेकिन अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसको भी ध्यान देना कि खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स की वेट लिफ्टिंग प्रतिस्पर्धा या भारोत्तोलन प्रतिस्पर्धा में छत्तीसगढ़ ने कुल कितने पदक जीते। कुल पदक पूछ रहा है, ना ही स्वर्ण पूछ रहा है, ना ही रजत पूछ रहा है, ना ही कांस्य पूछ रहा है, कुल कितने पदक जीते, 3 पदक, ठीक है। सबसे स्टार प्लेयर रही आपकी निकिता तारम। निकिता तारम जिसने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग श्रेणी के अंतर्गत 160 किलो वजन उठाकर छत्तीसगढ़ का पहला स्वर्ण पदक जीता। इनका नाम एकदम अच्छे से याद रखना, छत्तीसगढ़ का खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स में इन्हीं के द्वारा खाता खोला गया पहला पदक जीत करके, और स्वर्ण पदक जीता इसने, पहला स्वर्ण पदक जीता। खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स का पहला संस्करण था और उसमें पहला स्वर्ण पदक जीता निकिता तारम ने। तो काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ग कैटेगरी भी याद रखना, 77 किलोग्राम वर्ग श्रेणी में कितना किलो वजन उठाया, 160 किलोग्राम वजन इनके द्वारा उठाया गया, ठीक है, और इसने पहला स्वर्ण पदक जीता। दूसरी है ऋषिका कश्यप, महिला वर्ग, महिलाओं के 86 वर्ग श्रेणी में 121 किलोग्राम, जिसमें 25 किलोग्राम स्नैच और 71 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क उठाकर रजत पदक जीता। इसने गोल्ड जीता था, इसने जीता है सिल्वर, ठीक है। और एक है लकी बाबू मरकाम, लकी बाबू मरकाम जिसने पुरुषों के 110 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। तो एक गोल्ड, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज, 3 मेडल जीते गए वेट लिफ्टिंग में। कौन कौन है, निकिता तारम गोल्ड मेडल, ऋषिका कश्यप सिल्वर मेडल और आपका लकी बाबू मरकाम ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, कांस्य पदक। दूसरा है तैराकी, खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स में छत्तीसगढ़ ने तैराकी खेल प्रतिस्पर्धा में कुल कितने पदक जीते, 7 पदक। पहले नंबर पर है आपकी अनुषा भगत जिसने 4 रजत पदक जीते। एक अकेले स्पोर्ट्स पर्सन अनुष्का भगत, ठीक है, महिला है अनुष्का भगत, जिसने तैराकी प्रतिस्पर्धा में अकेले अपने नाम पे 4 रजत पदक किया, ठीक है। और इनका व्यक्तिगत प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, हर किसी ने 1 मेडल 2 मेडल जीता, इसने 4 मेडल एक साथ जीते हैं, रजत पदक सिल्वर मेडल। 100 मीटर और 50 मीटर, एक 100 मीटर का इवेंट हुआ आपका ब्रेस्ट स्ट्रोक का, एक 50 मीटर का इवेंट हुआ ब्रेस्ट स्ट्रोक का, तैराकी का एक इवेंट है। 50 मीटर का बैक स्ट्रोक हुआ, ये ब्रेस्ट स्ट्रोक था, एक बैक स्ट्रोक हुआ, और 200 मीटर की एक सिंपल तैराकी प्रतिस्पर्धा। तो इन चारों प्रतिस्पर्धा में इसने 4 रजत पदक जीते, एक रजत पदक, ठीक है। दूसरे है निखिल जलको जिसने 2 कांस्य पदक जीता तैराकी प्रतिस्पर्धा में, 100 मीटर और 50 मीटर के ब्रेस्ट स्ट्रोक में। और तीसरे नंबर पर है न्यासा पैकरा जिसने कांस्य पदक जीता 100 मीटर के बटरफ्लाई स्पर्धा में। तो तैराकी प्रतिस्पर्धा में 7, जिसमें अकेले अनुष्का भगत ने 4 पदक अपने नाम पे किए, एक भी गोल्ड मेडल नहीं है, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल है आपके, 6 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल, 7 पदक। फिर नेक्स्ट है हॉकी, ये तो सब व्यक्तिगत प्रदर्शन था, अब ये था टीम प्रदर्शन।
हॉकी में छत्तीसगढ़ की बालक टीम ने, एक फीमेल वर्ग होगा और एक आपका मेल वर्ग होगा, ठीक है, बॉयज गर्ल्स वाला। तो ये जो आपकी जो बालक वर्ग है, बालक वर्ग हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक, इसमें जो हॉकी जो बालक टीम थे उसने टीम प्रदर्शन, बालक टीम ब्रॉन्ज मेडल। ठीक, अगला देखिए एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में छत्तीसगढ़ ने कुल 6 पदक जीते। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो अब तक सबसे ज्यादा पदक किसमें जीता गया? तैराकी प्रतिस्पर्धा में 7 पदक, एथलेटिक्स में 6 पदक। नाम याद रखना, सिद्धार्थ नागेश, जिसने राज्य के लिए शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक, डिस्क थ्रो में रजत पदक जीता। ठीक है, डिस्क थ्रो तो आपका जो, सॉरी डिस्क थ्रो वो अलग है, तो ये शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक और डिस्क थ्रो में जो है आपका रजत पदक जीता गया। दूसरा है तिलक बरसेल, जिसने 100 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। तीसरे नंबर पर है गजेंद्र ठाकुर, 800 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। मनीष कुमार 1500 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। और पुरुष टीम की एक रिले रेस होती है 4x400 की, 4 इसमें आपके खिलाड़ी शामिल होते हैं। इस पुरुष टीम ने जो है रजत पदक जीता। ठीक है, तो इसमें एथलेटिक्स गेम्स में 1 स्वर्ण पदक शॉटपुट गेम में सिद्धार्थ नागेश ने जीता। बाकी जो है आपके 1, 2, 3 और ये 4 रजत पदक और 1 है आपका कांस्य पदक, टोटल 6 पदक जीते गए। तीसरे नंबर पर है फुटबॉल टीम में 2 पदक जीता। फुटबॉल टीम ने 2 पदक जीता। ये भी क्या है, ये व्यक्तिगत था, ये है टीम। ठीक है, बालिका टीम यानी कि फीमेल वर्ग, बालिका टीम, कप्तान किरण पिस्दा, इनके बारे में हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे करंट अफेयर में। तो ये बालिका टीम की कप्तान का क्या नाम था पूछा जाएगा, तो किरण पिस्दा। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। ठीक है, फुटबॉल और हॉकी को लेकर कंफ्यूज मत होना, ये फुटबॉल टीम संबंधित है। शानदार गोल, इनके शानदार गोल की मदद से फाइनल में झारखंड को 1-0 से हरा करके स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, एक ही गोल जो कि कप्तान आपके किरण पिस्दा ने किया था और स्वर्ण पदक जीता बालिका टीम ने। किसमें? फुटबॉल में। ठीक, किसको हराया? झारखंड को हराया, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसको हरा करके आपका गोल्ड मेडल जीता? झारखंड को हरा करके। बालक टीम जो है, बालक टीम ने रजत पदक जीता। ये जो बालक जो टीम थे, ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से 0-1 से हार कर रजत पदक हासिल की, यानी कि गोल्ड मेडल किसने जीता? पश्चिम बंगाल। सिल्वर मेडल किसने जीता? आपका हमारे छत्तीसगढ़ की बालक टीम। बालिका वर्ग ने गोल्ड मेडल और बालक टीम ने सिल्वर मेडल। ठीक, लास्ट है आपका मलखम। मलखम में जो है, ये मलखम अंबिकापुर में आयोजित हुआ। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के बालक और बालिका दोनों वर्गों ने स्वर्ण पदक जीता, लेकिन ये मेडल टैली में काउंट नहीं होता क्योंकि ये क्या है, ये डेमो खेल है। लेकिन हाँ, प्रदर्शन खेल में मलखम में जो है बालक और बालिका टीम दोनों ने जो है आपका स्वर्ण पदक जीता। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब अगर एक ओवरव्यू अगर हम देखें तो एक ओवरव्यू में देखिए, ये अलग से आपको एक चार्ट जिसमें सारे प्रतिस्पर्धा और खिलाड़ियों के नाम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर ओवरव्यू यहाँ पे देखें तो खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स जो आयोजित हुआ, इसमें कुल 3 आपका स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक और 6 कांस्य पदक के साथ छत्तीसगढ़ ने 19 पदक जीते और रैंकिंग इसकी रही 9th पोजीशन पर। वेट लिफ्टिंग की बात करें तो वेट लिफ्टिंग में 3 पदक जीता। पहले तो यही याद रखना, वेट लिफ्टिंग में 3 पदक, एथलेटिक्स में 6 पदक, फुटबॉल में 2 पदक, हॉकी में 1 पदक और तैराकी में 7 पदक। और मलखम जो कि एक डेमो खेल था जिसमें दोनों बालक बालिका वर्ग में क्या आपका स्वर्ण पदक जीता गया। अगर प्रतिस्पर्धा का नाम हम डिटेलिंग कर चुके हैं, ये एक ओवरव्यू के लिए आपको दिखा रहा हूं। निकिता तारम, ऋषिका कश्यप, लकी बाबू मरकाम, सब वेट लिफ्टिंग से 3 पदक जीता गया। पहला स्वर्ण पदक निकिता तारम ने जीता। सेकंड नंबर पर एथलेटिक्स की बात करें तो सिद्धार्थ नागेश शॉर्ट पुट, सिद्धार्थ नागेश डिस्क थ्रो, तिलक बरसेल 100 मीटर। देखिए यहाँ पे मेडल जो है वो भी कलर से शो किया गया है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जो है आपके ब्राउन कलर में है। गजेंद्र ठाकुर 800 मीटर, मनीष कुमार 1500 मीटर और पुरुष टीम ने 4x400 मीटर में सिल्वर मेडल जीता। वैसे ही फुटबॉल की बात करें तो 2 पदक, बालिका टीम ने स्वर्ण पदक और आपका बालक टीम ने जो है रजत पदक जीता। उसके बाद अगर तैराकी की बात करें तो अनुषा भगत जिसने 4 सिल्वर मेडल जीते, 100 मीटर, 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, 50 मीटर बैक स्ट्रोक और 200 मीटर आपका 200 मीटर तैराकी में। निखिल जलखो और आपका न्यासा पैकरा, हॉकी में कांस्य पदक जीता गया।
तो ये एक ओवरव्यू चार्ट है, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के आयोजन स्थल। अब अगर काफी डीप में जाकर के अगर क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा जाना हुआ तो आयोजन स्थल से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत कम चांसेस है, लेकिन छोड़ा नहीं जा सकता इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी कि कहां पर कौन सा खेल आयोजित हुआ। 3 स्थान तो चुना गया था, एक मध्य छत्तीसगढ़ का रायपुर, उत्तर छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर यानी कि सरगुजा, और दक्षिण छत्तीसगढ़ का जगदलपुर यानी कि बस्तर। 3 आयोजन स्थल थे। तो जो फुटबॉल इवेंट है 25 से 3 अप्रैल, इसको तो मैं आपका डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फुटबॉल इवेंट कहां आयोजित हुआ? पंडित रवि शंकर शुक्ल जो यूनिवर्सिटी है रायपुर का, वहां के फुटबॉल ग्राउंड में आपका आयोजित हुआ, यानी कि रायपुर में आयोजित हुआ फुटबॉल का इवेंट। स्विमिंग जो आपका इवेंट था तैराकी का, यह आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल जो कि आपका रायपुर में ही स्थित है। तीसरा है वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग जो है ये ओपन ग्राउंड पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में आयोजित हुआ, यानी कि रायपुर में आयोजित हुआ। हॉकी जो है ये भी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम आपके रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के बगल में ही है, वहां पर आयोजित हुआ। आर्चरी जो है ये रायपुर के युवा एवं खेल विभाग का जो ओपन ग्राउंड है वहां पर, यानी कि रायपुर में आयोजित हुआ। सरगुजा के गांधी स्टेडियम में आपका रेसलिंग यानी कि कुश्ती आयोजित हुआ, ठीक है। उसके बाद एथलेटिक्स जो आपका जो अलग अलग खेल स्पर्धा है, शॉट पुट, डिस्क थ्रो, जो आपका 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, रिले रेस, ये आयोजित हुआ आपका धर्मपुर क्रीड़ा परिसर में, ठीक है। तो ये टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 इवेंट हुए। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ सरकार ने इस खेलो इंडिया नेशनल गेम्स में पुरस्कार वितरण की घोषणा की छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए। छत्तीसगढ़ के विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। एक तो एकल विधा है और दूसरा दलीय विधा है। एकल विधा का मतलब जैसे कि तैराकी में कोई व्यक्तिगत प्रदर्शन कर रहा है, 100 मीटर की दौड़ में कोई व्यक्तिगत प्रदर्शन कर रहा है, वो एकल विधा हो गया। दलीय विधा यानी कि हॉकी टीम, फुटबॉल टीम की बात हो रही है, ठीक। तो एकल विधा में जिस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता उसे 2 लाख रुपए, रजत पदक विजेता को 1.5 लाख रुपए, कांस्य पदक विजेता को 1 लाख रुपए, ये प्रदेश सरकार प्रदान करेगी। दूसरा जो आपका दलीय विधा है, ठीक है, दलीय विधा, इस दलीय विधा में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 1 लाख रुपए यानी कि विजेता टीम को, रजत पदक विजेता टीम को 75,000 रुपए और कांस्य पदक विजेता टीम को 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ये लास्ट जो आपका एथलेटिक्स क्रीड़ा परिषद धर्मपुर है ना, ये जगदलपुर का है, इसको भी याद रखना, ठीक है। तो ये जो ऊपर के जो इवेंट है रायपुर में हुए, जो आपका रेसलिंग यानी कुश्ती जो है ये अंबिकापुर में हुआ, और जो आपका एथलेटिक्स इवेंट है ये हुए आपके जगदलपुर में। और एकल विधा यानी कि व्यक्तिगत प्रदर्शन करने वाले जो खिलाड़ी है, स्वर्ण पदक जिसने जीता उसको 2 लाख रुपए, रजत पदक खिलाड़ी को 1.5 लाख रुपए और कांस्य पदक खिलाड़ी विजेता खिलाड़ी को आपका 1 लाख रुपए। टीम की बात की जाए तो गोल्ड मेडल विजेता टीम को आपका 1 लाख रुपए, रजत मेडल विजेता टीम को आपका 75,000 रुपए और कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल विजेता टीम को 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी प्रदेश सरकार के द्वारा खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स में प्रदर्शन के आधार पर, ठीक। इंपॉर्टेंट था, याद रखना ये सारा टॉपिक। नेक्स्ट है गौधाम योजना, या जिसे अन्य नाम से जाना जाएगा सुरभि गौधाम योजना के नाम से। प्रदेश सरकार के द्वारा 14 मार्च 2026 को गौधाम योजना या सुरभि गौधाम योजना का शुरुआत किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा बिलासपुर जिले के लाखासर गांव से, ठीक है, बिलासपुर जिले के लाखासर गांव से इस गौधाम योजना की शुरुआत की गई। सड़कों पर घूमने वाले निराश्रित पशुओं को सुरक्षित आश्रय देने, पशु तस्करी रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से गौधाम योजना शुरू किया गया। जैसे आप अक्सर देखे होंगे सड़कों के ऊपर कई लावारिस जो मवेशी है, लावारिस जो जानवर है, मुख्यतः गाय हो गए, भैंस हो गए, ये जनरली घूमते रहते हैं, जिसके कारण सड़क हादसे भी होते हैं। कई आपके खुले में जो घूमने वाले जानवर है उनकी पशु तस्करी भी कर दी जाती है। तो उन्हें जो है एक स्थान पर रखा जाएगा गौधाम में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही मजबूत होगा। आगे हम देखेंगे लक्ष्य क्या रखा गया है कि इस गौधाम योजना के अंतर्गत
टोटल 1460 गौधाम स्थापित किए जाएंगे। लक्ष्य को याद रखना, गौधाम योजना के अंतर्गत कुल कितने गौधाम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? 1460। प्रत्येक विकास खंड में 10 गौधाम बनाएंगे, यानी कि टोटल 146 विकास खंड है आपका, ठीक है। 146, तो 146 क्रॉस 10, हर एक विकास खंड में 10, यानी कि 1460 आपके गौधाम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में 14 मार्च 2026 को पहले चरण में 11 जिलों में 29 गौधामों का वर्चुअल लोकार्पण किया गया है, ठीक है। 1460 तो ओपन किए जाएंगे, लेकिन 14 मार्च 2026 को पहले चरण में 11 जिलों के 29 गौधामों का उद्घाटन हो गया है। आर्थिक सहायता, सरकार जो है जो गाय या जो मवेशी है उनको गौधाम में तो रखा जाएगा, प्रति पशु, अब उनको रखेंगे तो उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी। प्रति पशु आहार हेतु प्रतिदिन के हिसाब से चरणबद्ध सब्सिडी दिया जाएगा। जानवरों को अगर रखा गया तो पहले वर्ष में 10 रुपए प्रति पशु प्रतिदिन दिया जाएगा उनके आहार के लिए। अगले साल 2 साल बाद जो है दूसरे वर्ष 20 रुपए प्रति पशु प्रतिदिन दिया जाएगा। उसके नेक्स्ट ईयर 3 साल बाद 30 रुपए प्रति पशु प्रतिदिन दिया जाएगा। उसके अगले यानी कि चौथे वर्ष या उससे अधिक में 35 रुपए प्रति पशु प्रतिदिन दिया जाएगा, ठीक। कर्मचारी जो इनकी देखरेख करेंगे उनका भी मानदेय है। इस योजना के तहत काम करने वाले जो चरवाहा है जो उनको चराने के लिए लेके जाएंगे उन्हें 10,916 रुपए प्रति माह, और जो गौ सेवक है जो उनकी देखरेख करेंगे उन्हें 13,126 रुपए प्रति माह मानदेय प्रदेश सरकार प्रदान करेगी। गौ अभ्यारण्य, इसी गौधाम योजना के अंतर्गत बिलासपुर के जोगीपुर में 184 एकड़ में राज्य का पहला गौ अभ्यारण्य भी बनाया जा रहा है, ठीक है, इस गौधाम योजना के अंतर्गत। तो गौधाम योजना या सुरभि गौधाम योजना की शुरुआत कब हुई? 14 मार्च 2026 को। कितने गौधाम स्थापित किए जाने का लक्ष्य है? 1460। हर एक विकास खंड में जो है आपके 10 गौधाम बनाए जाएंगे। पहले चरण में 29 गौधामों का उद्घाटन हो चुका है, और ये जो आपके सब्सिडी और जो मानदेय है इसे भी याद रखना, ठीक। नेक्स्ट, स्वच्छ एवं हरित पंचायत थीम में देश भर में तीसरा स्थान हासिल किया आपके जशपुर जिले के बगीचा विकास खंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत जिसका नाम है सरडीह। क्या नाम है? सरडीह, ठीक। ये जो पुरस्कार प्रदान किया गया यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार के अंतर्गत स्वच्छ एवं हरित थीम का पुरस्कार यह प्रदान हुआ आपके सरडीह ग्राम पंचायत जशपुर जिले के, ठीक। घोषित किया गया पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2025 के लिए। सरडीह ग्राम पंचायत ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया, इसलिए इसे यह पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न पूछा जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार के अंतर्गत स्वच्छ एवं हरित पंचायत थीम में आपका देश भर में तीसरा स्थान प्रदेश के किस पंचायत को प्रदान किया गया? तो सरडीह ग्राम पंचायत को, ठीक है। इससे ज्यादा और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिंपल क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट, कोरिया मॉडल राष्ट्रीय उदाहरण बना। कोरिया मॉडल यानी कि जो कोरिया जिला है सरगुजा संभाग का, उसे एक राष्ट्रीय पहचान मिली है क्योंकि इस कोरिया मॉडल की जो बात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में इस मॉडल का जिक्र किया। अब ये कोरिया मॉडल जिसका इतना बात हो रहा है जो जल संरक्षण पर आधारित है, ये है क्या? देखिए, पहचान मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मन की बात में इस कोरिया मॉडल की सराहना की गई। अब ये मॉडल क्या है? मॉडल की अवधारणा ये एक 5% मॉडल है। किसानों के द्वारा अपनी भूमि का 5% जल संरचना हेतु समर्पित किया जाता है, यानी कि किसान की जो आपकी कृषि भूमि है, जो लैंड एरिया है, उसका 5% हिस्सा वो जल संरक्षण के लिए यूज करते हैं। यहां पे कुछ ऐसी सीढ़ी नुमा संरचना बनाई जाती है जिससे उनके जो भूमि है, जो कृषि भूमि है, उसके नीचे की जो भूजल की जो आपकी मात्रा है उसमें सुधार हो, ठीक है। आगे आपको दिखाऊं किस प्रकार से सीढ़ी नुमा संरचना वो बना रहे हैं। इसके लिए अलग अलग अभियान चलाया गया कोरिया जिले में। कैच दी रेन यानी कि जो वर्षा के पानी है उसे हम इकट्ठा करें। मोर गांव मोर पानी महाअभियान चलाया गया इस जिले में।
आवा पानी झोंकी अभियान ये चलाया गया। ये 3 आपके प्रमुख अभियान चलाए गए थे कोरिया जिले में, ठीक है, जल संरक्षण के लिए। इसमें जो है जन भागीदारी भी हुई, जिसमें महिलाएं जिन्हें नीर नायिका कहा गया, और दूसरे युवा जिन्हें जल दूत कहा गया, जो कि इस अभियान में शामिल थे, ठीक है। भूजल सुधार, जो आपका केंद्रीय भूजल जो रिपोर्ट आया था 2025, उस रिपोर्ट के अनुसार 5.41 मीटर का उल्लेखनीय वृद्धि हुआ है भूजल में। कोरिया जिले में जो भूजल है वो उसमें 5.41 मीटर की वृद्धि दर्ज की गई है इस मॉडल के कारण, ठीक। उपलब्धि, जल पुनर्भरण, देखिए 28 लाख घन मीटर जल पुनर्भरण, जिसमें 230 से 235 बड़े तालाब के बराबर और 180 से अधिक डबरियों के बराबर जो है जल भरण हुआ है इस एरिया में, ठीक। देखिए एक्चुअली क्या है, अब इसको थोड़ा डिटेल देखना। कोरिया जिले में लगभग 1370 मिलीमीटर वर्षा होती है, ये वहां का वर्षा की स्थिति है। इतना वर्षा होने के बावजूद भी भू आकृतिक परिस्थितियों के कारण, यानी कि जो वहां की भौगोलिक बनावट है, जो उसकी भौगोलिक स्थिति है, उसके कारण जल के तीव्र बहाव होता था, जिससे भूजल पुनर्भरण सीमित था, ठीक है। पूरा का पूरा जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कैसा एरिया है, पूरा का पूरा आपका वहां पे जो है आपके अगर आप देखेंगे सीढ़ी नुमा आकृति है जशपुर वाले एरिया में, ठीक। नीचे जो बस्तर वाला एरिया है वो पूरा जंगल एरिया है, ऊपर का जो एरिया है वो जंगल एरिया है, नीचे आपका पूरा का पूरा पर्वतीय प्रदेश है, ऊपर पूरा आपका पठारी प्रदेश है, पाट प्रदेश है। तो वहां पर क्या होता था, जिसे भूजल भरण सीमित था, वहां पे वर्षा होने के बावजूद भी जो आपकी भू आकृतिक परिस्थितियों के कारण जल तीव्रता से उसमें बहाव हो जाता था। तो जल संचय जन भागीदारी अभियान के अंतर्गत 5% मॉडल लागू किया गया, जिसमें किसान अपने कृषि भूमि का 5% हिस्सा आपके भूजल संरचना निर्माण के लिए करेंगे, ठीक है। इसमें किसान अपनी भूमि का 5% भाग छोटे छोटे सीढ़ीदार जल संरचनाओं के लिए समर्पित किया। साथ ही सोखता गड्ढे, यानी कि ऐसे गड्ढे जो कि जल को सोखे, और मनरेगा के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की संरचनाएं बनाई गई। अगर आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से, ये जो आपकी इनके द्वारा जो अभियान चलाया गया था आवा पानी झोंकी 5% मॉडल, ये आपका आकृति कुछ इस प्रकार से, देखिए ये सीढ़ी नुमा आकृति, ताकि जल यहां पर आकर के अंदर सोखता गड्ढा बनाया गया। तो ये था आपका 5% मॉडल। कृषि भूमि का 5% जल संरक्षण के लिए किसान अपना कृषि भूमि में, अगर देखेंगे भूमि के कोने कोने पर दे रहे थे, ठीक। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना। मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना, जो कि 12 मार्च 2026 से इस योजना की शुरुआत हुई, और ये योजना प्रभावी रहेगा 30 जून 2026 तक। टाइम पीरियड बहुत कम लग रहा है, लेकिन इस टाइम पीरियड तक केवल रजिस्ट्रेशन कराए जाएंगे। 12 मार्च 2026 से शुरू हुआ है, 30 जून 2026 तक इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन होगा। प्रभावी रहेगा ये योजना। अब ये योजना है क्या, 30 जून 2026 तक पंजीकरण कराना अनिवार्य है अगर किसी को इस मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना का लाभ लेना है, तब की बात है। अब इसका उद्देश्य क्या है, लोगों के पुराने बकाया बिजली बिलों का समाधान करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। योजना के तहत बकाया बिजली बिलों को आसान किस्तों में बांटा जाएगा, ठीक है। बहुत लोग जो है काफ़ी टाइम से बिजली बिल नहीं पटाते, और अचानक से उनके सामने एक बहुत बड़ा अमाउंट रहता है बिजली बिल चुकाने के लिए, और वो उस बिजली बिल चुकाने में सक्षम नहीं रहते। अगर आप किसी महीने बिजली बिल नहीं चुकाते तो उसके अगले महीने पेनल्टी लगता है आपके ऊपर, यानी कि अलग से एक अधिभार लगता है लेट जमा करने का। तो किसी ने सालों साल बिजली बिल नहीं पटाया और उसके ऊपर लगातार पेनल्टी लग के एक बहुत बड़ा अमाउंट हो गया है बिजली बिल का, तो उनके बिजली बिल का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना लाया गया है। ऐसे लोगों के पुराने बकाया बिजली बिलों का समाधान करना, योजना के तहत बकाया जो बिजली बिल है उसको अलग अलग किस्तों में बांटा जाएगा। आप एक साथ मत पटाइए, आप अलग अलग किस्तों में पटाइए। लाभार्थी 31, देखिए इसके अंतर्गत किन्हें लाभ मिलेगा। लाभार्थी 31 मार्च 2023 तक निष्क्रिय कनेक्शन, ऐसे कनेक्शन जो कि निष्क्रिय है, यानी कि उनका बिजली बिल काट दिया गया होगा क्योंकि उन्होंने अमाउंट जमा नहीं किया। सक्रिय एकल बत्ती कनेक्शन, घरेलू व कृषि उपभोक्ता इसके लाभार्थी होंगे। योजना क्या है, पात्र उपभोक्ता कौन है, यह उपभोक्ता मुख्य रूप से निम्न दाब, घरेलू
बीपीएल, ठीक है, बिलो दी पॉवर्टी लाइन या बीपीएल राशन कार्डधारी परिवार और विद्युत उपभोक्ता इसके लिए पात्र लाभार्थी होंगे। इसमें छूट किस प्रकार से दिया जाएगा? जैसे कि मैंने बताया कि आपने किसी महीने बिजली बिल नहीं पटाया और अगले महीने जो है उसका पेनल्टी के साथ वो बिजली बिल बढ़ जाता है। जैसे आपका मान लीजिए 500 रुपये बिजली बिल आता है, आपने उस महीने नहीं पटाया, तो अगर जैसे ही आपका वो डेट क्रॉस होगा बिजली बिल पटाने का, तो आपका वो अमाउंट हो जाएगा 520 रुपये। फिर उसके अगले महीने नहीं पटाया तो वही अमाउंट बढ़ते जाएगा, वो एक प्रकार से ब्याज बढ़ते जाता, समझ लीजिए आप। तो जो लगने वाला जो अधिभार था, एक तो आपका एक्चुअल जो बिजली बिल अमाउंट था, यानी कि जो मूल आपका अमाउंट था, मूल जो राशि थी, उस पर लगता था आपका अधिभार। तो ये जो अधिभार की राशि है उस पर 100% छूट दिया जाएगा, यानी कि कोई भी अधिभार राशि आपको देने की जरूरत नहीं है। जो सरचार्ज लगता था 100% पूरा माफ कर दिया जाएगा, यानी कि जो एक्चुअल बिजली बिल है वही आपको देना है। और दूसरा मूल राशि, प्रिंसिपल अमाउंट, जो मेन आपका बिजली बिल आता था, अगर बीपीएल श्रेणी के है तो उन्हें 75% तक छूट दिया जाएगा, यानी कि उनका जो बकाया बिजली बिल है वो उसे पटाने आते हैं तो उन्हें जो है 75% छूट दिया जाएगा। और घरेलू व कृषि उपभोक्ताओं को 50% तक छूट दिया जाएगा उनके एक्चुअल बिजली बिल पर। अधिभार तो पूरा माफ कर दिया गया, और जो उनका बकाया जो बिजली बिल बचा है उस पर बीपीएल परिवार वालों को 75% तक छूट, और घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को 50% तक। अब ऐसा नहीं कि पूरा 75% छूट देंगे, इसमें क्या बोला, आसान किस्तों में बांटेंगे। अगर कोई एक साथ पे करेगा तो हो सकता है उसे 75% दे दे, अगर कोई किस्तों में पे करेगा तो उसे बोला गया 75% मैक्सिमम, फिर उसे जो है उसके लिए अलग परसेंटेज डिसाइड होगा, 60%, 55%, क्योंकि वो किस्तों में जमा कर रहे हैं। ठीक है। पंजीकरण, इस योजना का अगर लाभ लेना है तो 30 जून 2026 तक पंजीकरण कराना आवश्यक है। और पंजीकरण के लिए आपको सबसे पहले आपका जो मूल राशि है, जो एक्चुअल बिजली बिल है अधिभार हटने के बाद, उसका 10%, ठीक है, कम से कम 10% भुगतान करना अनिवार्य होगा, तभी बाद में जो है आप इस योजना के लिए लाभान्वित होंगे। ठीक है। यह था मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना। अगर इसमें हम देखें तो इसमें लगभग 28,42,000 उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। कितना? 28,42,000 उपभोक्ता। 757 करोड़ रुपए से अधिक राहत जो है इसमें दिया जा रहा है उपभोक्ताओं को। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी मदद इसमें मिलेगी। मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना। ठीक है। नेक्स्ट, किसान वृक्ष मित्र योजना। अभी जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है ना, आपका 1 अप्रैल शुरू होकर के 31 मार्च, तो जो पिछला फाइनेंशियल ईयर आपका एंड हुआ 31 मार्च, तो उससे पहले ना बहुत सारे जो प्रदेश में चल रही स्कीम हैं, जो योजनाएं हैं, उसके फाइनल आंकड़े आते हैं। आगे और दिखाऊंगा, ऐसे बहुत सारे आंकड़े आए कि 31 मार्च 2025 तक की स्थिति में इस पर्टिकुलर योजना की क्या स्थिति है हमारे प्रदेश में। उसमें से एक था किसान वृक्ष मित्र योजना। ठीक है। एक्चुअली में ये जो योजना है ये 21 मार्च 2023 को जो पूर्ववर्ती सरकार थी, ठीक है, कांग्रेस की जो भूपेश बघेल जी की सरकार थी, उनके द्वारा ये योजना प्रारंभ किया गया था, जिसका नाम था मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। जब आपकी पूर्ववर्ती सरकार भूपेश बघेल जी की सरकार चले गई, नई सरकार आई विष्णुदेव साय जी की सरकार, तो उन्होंने इसका क्या कर दिया, रीब्रांडिंग कर दिया। ठीक है। और इसका नाम चेंज करके मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना से कर दिया किसान वृक्ष मित्र योजना। देखिए, बहुत सी आपकी ऐसी योजनाएं होती है जिसे नई सरकार बनने के बाद पिछली सरकार ने जो योजना लाई उसे बंद कर देती है, लेकिन बहुत सी ऐसी योजना है जिसमें या तो उन्होंने एक अलग ही हमारे प्रदेश में क्रांति लेकर के आए तो उसको बंद करना पॉसिबल नहीं हो पाता, या बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें एक बहुत बड़ा वर्ग लाभान्वित हो रहा है और उसे अचानक से अगर कोई नई सरकार बंद कर देगी तो, क्योंकि उस योजना का टारगेट 5 साल का था, लेकिन 5 साल से पहले ही वो सरकार चले गई और उसका फिर भुगतना आम जनता को या आम किसानों को क्यों पड़े। इसलिए ऐसी योजना जो कि एक अलग लेवल पे क्रांति लेकर के आई, ठीक है, या ऐसी योजना जिसमें बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित हो रहा है, तो उन योजनाओं को सरकार बंद नहीं करती, उसका रीब्रांडिंग कर देती है, नाम परिवर्तित कर देती है। ठीक है। तो उनमें से एक था आपका मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, किसान वृक्ष मित्र योजना इसका नाम कर दिया गया। ठीक। तो ये योजना क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य वाणिज्यिक व्यावसायिक पौधों से किसानों को अतिरिक्त आय का नया स्रोत उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है।
किसानों को ऐसे पौधे वितरित किए जाएंगे जिनका वाणिज्यिक महत्व है, जैसे कि चंदन के पेड़। ठीक है, पुष्पा पिक्चर देखे, चंदन की लकड़ी कितनी महंगी बिकती है। तो ऐसे वाणिज्यिक आपके जो पौधे हैं या जो वाणिज्यिक पौधे किसानों को दिया जाएगा, जिसका वो रोपण करके जब वो एक वृक्ष बन जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, तो उसके बाद उनकी अतिरिक्त आय बन सके, उसके लिए लाया गया आपका किसान वृक्ष योजना या मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। वन विभाग के द्वारा नीलगिरी, ठीक है, इसका भी पेड़ जो है काफी महंगे बिकते हैं, इसके लकड़ी, सागौन, बांस, चंदन, मिलिया डुबिया जैसे आर्थिक रूप से लाभकारी पौधों का निःशुल्क वितरण वन विभाग के द्वारा किया जाता है। इसमें सरकार जो है अनुदान भी देती है। पूरा कॉन्सेप्ट इसी का है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, लेकिन इसका जो है नाम बदल दिया गया है। 5 एकड़ तक प्रति एकड़ अधिकतम कोई 5000 पौधे लगाता है तो प्रदेश सरकार उसे 100% अनुदान देगी। ठीक है, और 5 एकड़ से अधिक प्रति एकड़ अधिकतम 5000 पौधे उसमें लगाते हैं। इसमें शायद 5000 नहीं है, 1 मिनट, इसको देखो, ये 1000 है ना, इसको करेक्ट करना, यहाँ 5000 नहीं है, ये है 1000। ठीक समझना, अगर जो है कोई किसान जिसके पास 5 एकड़ तक भूमि है, यानी कि 3 एकड़ 4 एकड़ ऐसे भूमि है, 5 एकड़ से कम है या 5 एकड़ तक है, और वो प्रति एकड़ अधिकतम 5000 पौधे लगाता है, तो उसे जो है पात्र हितग्राही को पौधा रोपण करने, उसकी फेंसिंग करने यानी कि बचाव के लिए सुरक्षा घेरा बनाने, और सिंचाई के लिए यानी कि उसके पर्टिकुलर उस पौधे की सिंचाई करने के लिए वित्तीय सहायता 5 एकड़ तक की अगर उसके पास भूमि है तो प्रति एकड़ अधिकतम 1 एकड़ में अधिकतम 5000 पौधे वो लगा सकता है। उसे 100% अनुदान दिया जाएगा पौधारोपण, फेंसिंग और सिंचाई के लिए। उसके बाद 5 एकड़ से अधिक अगर किसी के पास भूमि है, 6 एकड़ 7 एकड़ 8 एकड़, तो प्रति एकड़ 1000 पौधे, ठीक है, इसमें 5000 है, इसमें 1000 है, प्रति एकड़ 1000 पौधे लगाने पर उसे 50% अनुदान दिया जाएगा आपके पौधे रोपण, फेंसिंग और सिंचाई के लिए। ठीक है, यानी कि जो खर्च होगा उसका 50% प्रदेश सरकार जो है उसे देगी। नेक्स्ट, विशेष, अगले 3 वर्षों तक पौधे के जीवित रहने के आधार पर रख रखाव हेतु अनुदान राशि सीधा किसानों के खातों में जो है ट्रांसफर होगी। ऐसे नहीं है कि आपने पौधे लगा दिए, सरकार से अनुदान पैसा ले लिया और पौधे मर गए। पौधे आपने लगाए, उसके 3 साल बाद अगले 3 वर्षों तक अगर पौधे जीवित रहते हैं, उसके आधार पर रख रखाव हेतु अनुदान राशि सीधे किसानों को जो है स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक, पात्र कौन होंगे? समस्त वर्ग के इच्छुक भूमि स्वामी, शासकीय अर्धशासकीय शासन के स्वायत्त संस्था, निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, गैर शासकीय संस्थाएं, पंचायतें एवं भूमि अनुदान धारक इसके अंदर पात्र होंगे। देखो 3 साल का टाइम पीरियड था, 2023 में शुरू हुआ, 2024 के आसपास सरकार बदल गई। अभी 3 साल पूरे होने से पहले ही जिन्होंने इस योजना में रजिस्ट्रेशन लेकर पौधा लगाया था, तो एक बड़ा वर्ग प्रभावित हो रहा था, इसलिए इस योजना को रीब्रांडिंग कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सरगुजा ओलंपिक। जैसे कि बस्तर में बस्तर ओलंपिक का आयोजन हुआ, उसी के तर्ज पर सरगुजा ओलंपिक का भी आयोजन इस साल हुआ है। ठीक है, खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए राज्य स्तरीय महोत्सव सरगुजा ओलंपिक, बस्तर ओलंपिक आयोजित होता है। ठीक है, 2 साल 3 साल होते आ रहे, उसी के तर्ज पर सरगुजा ओलंपिक की भी शुरुआत की गई है। ये इसका लोगो है, ठीक है, जहां पर लोगो में मेन पार्ट का टाइगर पॉइंट है बैकग्राउंड में, और जलप्रपात है। ठीक है, टाइगर पॉइंट, जलप्रपात और 12 खेल के प्रतीक इसमें दर्शाए गए हैं जो कि इसमें आयोजित होते हैं। अंबिकापुर पीजी कॉलेज मैदान में जो है इसका संभाग स्तरीय आयोजन हुआ था। देखो अलग अलग डेट में 3 आपके स्तर पर आयोजित हुआ, विकास खंड स्तर, जिला स्तर, संभाग स्तर। विकास खंड स्तर पर 28 जनवरी से 3 फरवरी 2026 तक आयोजित हुआ, जिला स्तर पर 5 फरवरी से 10 फरवरी 2026 तक आयोजित हुआ, और संभाग स्तर पर फाइनल मैच 21 मार्च से 23 मार्च 3 दिवसीय आयोजन हुआ। ठीक है, कुल जो है 12 खेल, जैसे कि प्रतीक में 12 खेल बताए गए थे, लोगों में देखो लोगो भी याद रखना ना, सरगुजा ओलंपिक जिसके बैकग्राउंड में टाइगर पॉइंट जलप्रपात है और उसके जो परिधि है वहां पे टोटल 12 खेल दर्शाए गए हैं। ठीक, टोटल इसमें 12 खेल विधाएं थी और कुल 3.49 लाख जो आपके प्रतिभागी है इसमें शामिल हुए। प्रमुख खेल कौन कौन से थे? देखिए क्या है ना,
बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो काफ़ी बोरिंग रहते हैं। उसको एट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं थोड़ा सा अभी जो आपके एआई है, एआई को यूज़ करके थोड़ा काफ़ी अच्छा एक मतलब एक ही स्क्रीन पे चीज़ें बोरिंग भी ना लगे और एक ही स्क्रीन पे सब चीज़ आ जाए, कुछ वैसे फॉर्मेट का यूज़ कर रहा हूँ। सभी के लिए नहीं, जैसे कि खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गेम काफ़ी बड़ा इवेंट था, उसमें काफ़ी डिटेलिंग की ज़रूरत थी, उसको मैंने पूरा टाइप करके आपको बताया। लेकिन जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें याद रखनी है, तो थोड़ा सा ना उसको एक ऐसे पोस्टर इमेज की तरह बना करके आपको बता रहा हूं। अगर पसंद आएगा तो उसको भी कमेंट करके बताना, अगर ये चीज़ आपको पसंद नहीं आ रहा, सिंगल टाइपिंग फॉर्मेट चाहिए, तो वो भी आप बताइएगा, क्योंकि पढ़ना आप ही को है। ठीक है, मेरे को दोनों में लगभग बराबर मेहनत लगता है। अगर आपको ऐसा पढ़ना अट्रैक्टिव लग रहा है पूरा इमेज के साथ एक ही पेज में सारा कुछ, तो हम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको जो है अलग पहले वाला फॉर्मेट पसंद है तो आप उसको ही बताइएगा, हम वैसे कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, बैडमिंटन, कराटे, बास्केटबॉल, रस्साकसी ये खेल आयोजित हुए। एथलेटिक्स गेम के अंतर्गत 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, लंबी कूद, ऊंची कूद, शॉट पुट, डिस्क थ्रो और आपका जेवेलियन, ये सभी थे। हॉकी और कुश्ती, ये जो दोनों खेल है ये सीधा जिला स्तरीय पर हुआ, विकासखंड स्तर पर इसका आयोजन नहीं हुआ था। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि जो सरगुजा ओलंपिक है, सरगुजा ओलंपिक का शुभंकर क्या था? शुभंकर, इसका नाम था गजरू। गज मतलब हाथी, गजरू इसका शुभंकर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें दो आयु वर्ग के लोगों को, दो आयु वर्ग इसमें शामिल थे। एक था जूनियर वर्ग, 14 से 17 वर्ष आयु वर्ग जो है जूनियर वर्ग में आते थे, और दूसरा था सीनियर वर्ग जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, बस 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। तो ये था आपका सरगुजा ओलंपिक। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य। ठीक है, ये आधा है ना, स्वातंत्र्य विधेयक 2026। ये एक नया विधेयक लाया गया 19 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ विधानसभा से यह विधेयक पारित हुआ है। ठीक है, ये विधेयक है क्या? अवैध धर्मांतरण, संज्ञेय और गैर जमानती अपराध। ठीक है, एक तो आपका अवैध धर्मांतरण के प्रति संज्ञेय लिया जाएगा, और दूसरा इसको याद रखना, ये क्या है, इसमें जमानत नहीं है, गैर जमानती अपराध इसे घोषित किया गया है धर्मांतरण अगर कोई करवाता है। तो धर्मांतरण का आगे क्या दिया गया है? प्रलोभन। जैसे हमारे प्रदेश में ना अक्सर एक चर्चा में मिलता है, देखो ये मैं किसी धर्म विशेष को टारगेट करते हुए नहीं बोल रहा हूं, जो अक्सर न्यूज़ आर्टिकल में आते हैं और अक्सर जो विवाद का कारण बने रहते हैं, और अक्सर जिन टॉपिक पर राजनीति हो रही है उसको देखते हुए मैं चीज़ों को आपको बता रहा हूं कि मैं ऐसा नहीं कि मैं हिंदू धर्म को सपोर्ट करूंगा या मुसलमान को करूंगा या सिख को करूंगा या ईसाई को करूंगा। ये जो धर्मांतरण विधेयक है अगर देखा जाए तो एक तरीके से टारगेट करते हुए ईसाई जो समुदाय है, ठीक है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनको लाया गया। अक्सर न्यूज़ आर्टिकल में बना रहता है कि जो अपना सरगुजा संभाग वाला एरिया है, ठीक है, सरगुजा संभाग वाले एरिया में जो आदिवासी लोग हैं, ठीक है, जो जनजाति बहुल क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर प्रलोभन के माध्यम से, ठीक है, प्रलोभन के माध्यम से डरा करके उनका धर्मांतरण कराया जाता है। जो हिंदू समुदाय के हैं उनका धर्मांतरण क्रिश्चियन कम्युनिटी यानी कि ईसाई समुदाय में किया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो कोई मुस्लिम समुदाय में धर्मांतरण नहीं होता, ना ही सिख समुदाय में धर्मांतरण होता है। अक्सर न्यूज आपको पढ़ने के लिए मिलेगा ईसाई समुदाय में धर्मांतरण, और बहुत जगह विवाद भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि किसी एक सभागार के अंदर मास तरीके से यानी कि बहुतायत में सभा आयोजित करके उन्हें धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया गया। तो ये अक्सर विवाद में बना रहता था, इसलिए लाया गया आपका छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो कोई अपराध नहीं है, लेकिन किसी को जो है प्रलोभन देकर के, जैसे कि इसमें बताया गया है, प्रलोभन धन का लालच देकर के कि आप जो है हमारे धर्म को अपना लो, आपको हम इतना पैसा देंगे, उपहार देकर के आप इसमें शामिल हो जाओ, आपको हम घर बना करके देंगे, नौकरी का लालच देकर के आप हमारे धर्म में आ जाओ। मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं ना, ये हर धर्म के लिए है। आप हमारे धर्म में आ जाओ, आपको हम नौकरी लगवा करके देंगे, आपको हम मुफ्त शिक्षा देंगे, आपका इलाज करवाएंगे, आपके बेटी का विवाह करवा देंगे, आपका जीवन बेहतर शैली में करवा देंगे। ऐसा लालच देकर के अगर कोई धर्मांतरण कराता है प्रलोभन के आधार पर, बल एवं दबाव के आधार पर, फोर्स, मनोवैज्ञानिक दबाव, किसी का माइंड वॉश किया जा रहा है, भय या बल का प्रयोग करके डराया जा रहा है उन्हें, ठीक है। तीसरा, कपट पूर्व तरीके से, फ्रॉड तरीके से जो है महिमा मंडन, यानी कि कोई अपने धर्म का एक बहुत बड़ा जो है सभा आयोजित किया, अपने धर्म का काफी महिमा मंडन कर रहे हैं।
असत्य एवं भ्रामक कथन बताया जा रहा है, ठीक है, डिजिटल माध्यम से प्रेरित यानी कि व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेरित किया जा रहा है, तो ये सभी कारण हो सकते हैं इस आपके गैर जमानती अपराध के। ठीक, अब देखो इसमें अलग अलग दिया गया है। सामान्य अवैध धर्मांतरण, ठीक है, अगर नॉर्मल ये धन प्रलोभन के आधार से कोई आपका धर्मांतरण कराता है, अवैध तरीके से स्वेच्छा से करता है, वो अलग बात है, तो उस कंडीशन में 7 से 10 साल तक की सजा हो सकती है जो धर्मांतरण करवा रहा है, और 5 लाख तक का उस पर न्यूनतम कम से कम 5 लाख का जुर्माना लगेगा। ठीक है, विशेष श्रेणी, किसी विशेष श्रेणी वर्ग के लोगों को धर्मांतरण करा रहा है, महिला वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, दिव्यांगजन और नाबालिग, इनका अगर कोई धर्मांतरण करा रहा है अवैध तरीके से तो 10 से 20 साल की सजा और कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माना। तीसरा है सामूहिक धर्मांतरण, मास कन्वर्जन, एक विशाल सभा आयोजित करके उस विशाल सभा में 100-200 लोग हैं और सभी का एक साथ धर्मांतरण करा रहा है अवैध तरीके से, चोरी छुपे तरीके से, बिना किसी जानकारी के, तो 10 साल से आजीवन कारावास हो सकता है और 25 लाख रुपए न्यूनतम जुर्माना। ठीक है, विदेश फंडिंग, धर्मांतरण हेतु विदेश से आर्थिक लाभ, यानी कि आप जो है हमारे धर्म में कोई बड़े व्यक्ति है जिसको प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे गांव में थे, उनकी पहली दयनीय स्थिति काफ़ी खराब थी। ठीक है, उनका जो है LIC एजेंट थे पहले, वो बाद में उन्होंने अपना धर्मांतरण किया, उनको फंडिंग मिला, आज के डेट में उन्होंने एक बहुत बड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल लिया। ठीक है, तो वैसे टाइप की, मतलब एक बहुत बड़ा हैवी फंड दे करके उन्हें धर्म में लाने के लिए, क्योंकि वो एक अच्छे पर्सनालिटी, एक फिगर है, वो और भी लोगों को धर्मांतरित करवा सकते हैं। तो विदेशी फंडिंग धर्मांतरण हेतु विदेशी आर्थिक लाभ देकर के उसमें 10 से 20 साल तक की सजा और 20 लाख रुपए न्यूनतम जुर्माना। और नेक्स्ट है मानव तस्करी, भय, बल आदि के द्वारा अगर कोई धर्मांतरण करा रहा है, जैसे कि बलपूर्वक जो है उसकी किडनैपिंग करके उसका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, तो 10 से 20 साल तक की सजा और 30 लाख रुपए जुर्माना। ये विधेयक विधानसभा से पारित हो गया है, कब? 19 मार्च 2026 को, राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद लागू हो जाएगा। ठीक है, इसको भी एक नजर में याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन किसी प्रकार से आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, 16वीं अखिल भारतीय जनगणना 2027। ठीक, ये हमारे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से ज्यादा इंडियन या नेशनल लेवल के करंट अफेयर में इसमें ज्यादा फैक्ट दिए हुए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये कौन से नंबर की जनगणना है? 16वीं अखिल भारतीय जनगणना है 2027। हमारे प्रदेश में, हमारे देश में दाशमिक जनगणना होती है, दाशमिक यानी कि 10 साल में एक बार। ठीक है, हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है। पिछली जनगणना हुई थी 2011 को, उससे पहले जनगणना हुई थी 2001 को, अभी जनगणना होना था अगला 2021 को, लेकिन 2021 गया किसमें? कोरोना काल में। जब यहां तक कि रेलवे तक बंद हो गया तो जनगणना तो बहुत दूर की बात है। तो 2021 में जो जनगणना होना था वो डिले होते होते 2027 को आयोजित हो रहा है। ठीक, ये जो है भारत की 16वीं जनगणना है, 16 नंबर की, और आजादी के बाद यानी कि वर्ष 1951 ये अगला जनगणना, यानी कि आजादी के बाद ये जनगणना हुआ था 1951 का। तो आजादी के बाद 8वीं जनगणना है। अब 8वीं और उससे पहले की 8 कब हुई? तो ध्यान देना, अगर हम जनगणना के इतिहास की बात करें तो भारत में पहली बार जो जनगणना है वो 1872 को ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ। जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रथम जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में हुआ था। ठीक है, लेकिन ये एक नियमित जनगणना नहीं थी, बस एक आंकड़े निकालने थे कि हमारे देश में लोगों की संख्या कितनी है। लेकिन दाशमिक जनगणना जो रेगुलर तौर पर किए जाने की जो बात की गई थी, वो भारत की पहली संपूर्ण और समकालीन जनगणना यानी कि नियमित जनगणना की शुरुआत 1981 से लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड से आयोजित हुई। उस टाइम के बाद से हर 10 साल में हमारे देश में दाशमिक जनगणना होती है। ठीक है, आजादी के बाद 1947 को भारत देश आजाद हुआ, उसके बाद 1951 को जनगणना हुई थी। ठीक है, 1951 को जनगणना हुई थी, और 1951 से लगातार अगर हम देखें तो टोटल 8 जनगणना हो चुका है आजादी के बाद। और अब शुरुआत से लेकर के अब तक 1981 से लेकर अब तक टोटल जो है आपका 16 जनगणना हो चुका है, 16वीं जनगणना है। तो ये भारत की 16वीं और आजादी के बाद 8वीं जनगणना है। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछेगा उसको ध्यान देना। शुरुआत
जनगणना 2023 की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से हो चुकी है। भारत के इतिहास में पहली बार यह डिजिटल जनगणना है। ठीक है, पहली बार जो है डिजिटल जनगणना हो रहा है। इसमें 2 शुभंकर बनाए गए हैं, एक को नाम दिया गया है प्रगति और दूसरे का नाम दिया गया है विकास। महिला जो है वो प्रगति शुभंकर का नाम है, यानी कि सॉरी, महिला शुभंकर का नाम प्रगति है और जो पुरुष शुभंकर है उसका नाम है आपका विकास। ये देखिए आपका ये विकास और प्रगति, ठीक है, ये दोनों शुभंकर बनाए गए हैं आपके इस जनगणना के। ठीक है, अब इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, जो बेसिक क्वेश्चन जो छूट जाने की उम्मीद है लेकिन इसको कवर करते चलना कि जनगणना 2027 को शुभंकर के सॉरी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। शुभंकर तो आपका विकास और प्रगति है, ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, सुदर्शन पटनायक को। सुदर्शन पटनायक जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सैंड आर्टिस्ट या रेत कलाकार है। ठीक है, उड़ीसा के रहने वाले हैं। और ये जो जनगणना है ये नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में हो रहा है, मृत्युंजय कुमार नारायण, जो कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल और इस जनगणना के आयुक्त है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में, अच्छा एक और फैक्ट यहां पे रह गया है, छत्तीसगढ़ में जनगणना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, पूछा जाए संचालन, यानी यहां पे प्रमुख किसे बनाया गया है, तो वो है कार्तिकेय गोयल। इनका भी नाम याद रख लेना। छत्तीसगढ़ में जनगणना का संचालक किसे बनाया गया है, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है कार्तिकेय गोयल। ठीक, ये जनगणना के संचालक है। और जनगणना 2 चरणों में हो रहा है। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और आवास की गणना की जाएगी। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है, 30 सितंबर 2026 तक यह चलेगा। इसमें घर की स्थिति, बुनियादी सुविधाएं यानी कि घर में कौन कौन सी सुविधाएं अवेलेबल है, संपत्तियां जैसे इंटरनेट, वाहन, अनाज की खपत से जुड़े 33 प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक ये चलेगा। उसके बाद दूसरा चरण चालू होगा जो कि एक्चुअल जनसंख्या, आपकी जनसंख्या गणना होगी। फरवरी 2027 में यह आयोजित होगा, जिसमें व्यक्तियों की जनसांख्यिकी एवं सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विवरण दर्ज किया जाएगा। ठीक है, और नई सुविधा इसमें रखी गई है स्वगणना। इसमें क्या है कि आप वेबसाइट पे जाकर के, सेंसस के वेबसाइट में जाकर के खुद से अपनी जानकारी, अपने जो है ये जनगणना यानी कि मकान का सूचीकरण, आवास, जो 33 प्रकार के जो प्रश्न है उसकी खुद से जानकारी उसमें दे सकते हैं। ठीक है, बाद में जो आपके फरवरी 2027 में जब जनगणना वाले मैदानी स्तर पर आकर के काम करेंगे, देखिए जैसे ही आप उसमें फॉर्म फिल करेंगे आपके सामने एक रिसिप्ट या एक ठोक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट किया उसका एक रिसीट आ जाएगा। बस आपको वो रिसीट देने की जरूरत रहेगी उन्हें। अभी जो जनगणना शुरू हुआ है 1 अप्रैल से, वो उसमें 2 चीज है ना, एक तो मकान का सूचीकरण किया जा रहा है और आवास की गणना की जा रही है। और जो एक्चुअल जो जनगणना होगी यानी कि इंसानों की जो गिनती शुरू होगी वो फरवरी 2027 से होगी। और अभी का जो 1 अप्रैल से चालू हुआ है, 1 अप्रैल से मकान की गणना शुरू हुई है और ये ऑनलाइन वाला सुविधा शुरू हुआ है, यानी कि आप अपना ऑनलाइन जानकारी भी दर्ज करा सकते हैं। 2 चीज अभी शुरू हो चुका है। और जमीनी स्तर पर जो इंसानों की गणना है वो फरवरी से शुरू होगा, फरवरी 2027 से। ठीक, देखो यहां पे अलग अलग डेट दिया गया। स्वगणना अवधि का मतलब सेल्फ जाकर के ऑनलाइन अपने 33 प्रकार या 36 प्रकार के प्रश्नों को आप दे सकते हैं। अलग अलग यहां पे राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा, दिल्ली, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, सिक्किम। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक स्वगणना की तिथि है, यानी कि आप ऑनलाइन जाकर के अपनी जानकारी दे सकते हैं। और मकान सूचीकरण की तारीख है 16 अप्रैल से 15 मई, यानी कि आपके घर में आकर के आपके मकान की स्थिति देखेंगे, मकान में सुविधा की स्थिति देखेंगे, ये सारी जानकारी वहां पे इकट्ठा करेंगे। इसमें बाकी अगर आप डेट देख सकते देख लीजिए, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आपका ये छत्तीसगढ़ में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक स्वगणना की अवधि है, यानी कि सेल्फ फॉर्म फिल करने की अवधि है। आप 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक वेबसाइट में जाकर के अपनी स्थिति या पूछे गए 33 प्रकार के प्रश्नों को सेल्फ भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सेल्फ भरना है, सेल्फ भरना जरूरी भी नहीं है, मतलब
हमारे यहाँ जो लोग एजुकेटेड है वो लोग जाके भर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग जो है उनको ऑनलाइन काम करना नहीं आता, तो उनके लिए बाद में जमीनी स्तर पर फरवरी 2027 को, अभी 1 अप्रैल में मकान की गणना करने वाले आएंगे, फरवरी 2027 में इंसानों की गणना करने वाले आएंगे, उसमें भी काम हो जाएगा। लेकिन जो ये सब चीज़ झंझट नहीं चाहते और स्वगणना के माध्यम से खुद अपना सवालों के प्रश्नों के जो आंसर देना चाहते हैं, वो 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्वगणना के माध्यम से दे सकते हैं। और मकानों की गणना होगी 1 मई से 30 मई, एक महीना चलेगा हमारे प्रदेश में। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 15 दिन जो है स्वगणना का टाइम दिया गया है और 1 महीने का समय दिया गया है मकानों की गणना का हमारे छत्तीसगढ़ में 1 मई से 30 मई तक। ठीक, ये 2 डेट याद रखना, बाकी याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अच्छा एक याद रखना, स्वगणना अगर ओवरऑल इंडिया भर में देखा जाए तो 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक चलेगा, और जो मकानों की जो गणना है वो 16 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब अगर कुछ बेसिक जानकारी देखें तो ये है शुभंकर, जिसका नाम है विकास और इसका नाम है प्रगति। ठीक है, ये जनगणना के शुभंकर हैं। डिजिटल जनगणना, पहली बार पूरी जनगणना डिजिटल माध्यम से, मोबाइल ऐप, टैबलेट, पोर्टल के माध्यम से होगा। स्व घोषणा यानी कि वही स्वगणना, नागरिक ऑनलाइन पोर्टल ऐप में स्वयं भी डेटा दर्ज कर सकेंगे। व्यक्तिगत विवरण, पहली बार जाति आधारित डेटा भी विस्तृत स्तर पर संकलित किया जाएगा। पिछली बार 1931 के बाद पहली बार विस्तृत जाति आधारित SC ST के अलावा एकत्र किया जा रहा है। 1931 में जो जाति गणना हुई थी ये केवल SC और ST का डाटा इसमें लिया गया था। अभी जो 2027 में जो जाति आधारित आपकी जनगणना हो रही है उसमें SC ST OBC इनको भी शामिल किया गया है, EWS भी शामिल होगा। ठीक है, मकानों की स्थिति, संपत्ति, इंटरनेट, स्मार्टफोन, वाहन, अन्य सुविधाओं से संबंधित 33 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस जनगणना की प्रक्रिया के लिए 11,718.24 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। पिछली जनगणना 2021 में निर्धारित थी, परंतु कोविड-19 के कारण जो है ये जनगणना टल गई। ठीक है, और एक चीज याद रखना, भारत में 1921 की जो जनगणना है ये ऐसी जनगणना थी जिसमें जनसंख्या बढ़ने के जगह उस साल जनसंख्या की कमी दर्ज की गई थी। इसको, ये एक बेसिक फैक्ट है, इसको भी याद रख लेना। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखना, ये है हमारे जनगणना का लोगो, ये इसके नीचे लिखा हुआ जनगणना से जन कल्याण। ठीक है, ये इसका टैगलाइन है। कई बार ना अब टैगलाइन से भी क्वेश्चन आ जाता है। क्या पूछा गया है कि ये जो आपका जनगणना है सेंसस, ठीक है, ये है जनगणना से जन कल्याण, ये इसका टैगलाइन है। ठीक, इसको भी याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कुंवरगढ़ महोत्सव 2026। नया महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में। ये महोत्सव आयोजित हुआ 31 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक। रायपुर जिले के धरसींवा क्षेत्र में कुंवरगढ़ महोत्सव आयोजित किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? स्थानीय गौड़ जनजाति संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए यह कुंवरगढ़ महोत्सव आयोजित हुआ। पहला साल था जो ये आयोजित हुआ कुंवरगढ़ महोत्सव, स्थापना वर्ष 2026। ठीक है, अभी महोत्सव का ऐतिहासिक, ये जो है एक ऐतिहासिक विरासत है। यह महोत्सव प्राचीन कूरा गांव, ठीक है, ये जो आपका एरिया है जहां पे आयोजित हुआ, इसका पुराना नाम था कूरा गांव। ठीक है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस आपके महोत्सव में शामिल होकर के कूरा गांव का नाम बदल करके कुंवरगढ़ करने की आधिकारिक घोषणा की है। और इस नाम परिवर्तन के साथ, नई शुरुआत के साथ नया महोत्सव हर साल मनाया जाएगा, कुंवरगढ़ महोत्सव। कूरा गांव का नाम परिवर्तित करके कुंवरगढ़ कर दिया गया। अब ये कूरा गांव का क्या महत्व है? ये प्राचीन जो कूरा गांव है इसका गौरवशाली इतिहास उजागर करता है, जिसमें राजा कुंवर सिंह गोंड के सम्मान में अब कुंवरगढ़ के नाम से जाना जाएगा ये प्राचीन कूरा गांव। ठीक है, गढ़, ये जो कूरा गांव है या जो कूरा वाला एरिया है, ये छत्तीसगढ़ की जो पहले ऐतिहासिक 36 गढ़ थे, ऐसे कहा जाता है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 36 गढ़ थे। महानदी के उत्तर में 18 गढ़, उसके दक्षिण में, सॉरी, शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़, उसके दक्षिण में आपका 18 गढ़, 18 36 गढ़ थे। तो उस 36 गढ़ों में से एक गढ़ था आपका कूरागढ़, जहां के राजा थे आपके कुंवर सिंह गोंड।
ठीक, तो इसलिए उस कूरा गांव का नाम परिवर्तित करके कुंवरगढ़ कर दिया गया है। ये जो है यह महोत्सव स्थानीय विधायक अनुज शर्मा, जो कि हमारे हॉलीवुड के एक्टर भी है, की पहल से सांस्कृतिक विभाग और छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से आयोजित किया गया और इस कूरा गांव का नाम परिवर्तित करके कुंवरगढ़ कर दिया गया। कब से कब तक आयोजित हुआ? 31 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक रायपुर के धरसींवा क्षेत्र में। नेक्स्ट, निराई माता मंदिर। अब देखिए कि निराई माता मंदिर क्या है, काफी महत्व का है और इससे क्वेश्चन बना भी है पहले एग्जाम में। ये जो निराई माता का जो मंदिर है, ये पैरी और सोंडूर नदी के तट पर गरियाबंद जिले में स्थित है। गरियाबंद जिले में स्थित है आपके पैरी और सोंडूर नदी के तट पर निराई माता मंदिर। हर साल चैत्र नवरात्रि को, ठीक है, एक चैत्र की नवरात्रि होती है, दूसरी कुंवर की नवरात्रि होती है, यानी कि ठंड की नवरात्रि और अभी गर्म की नवरात्रि, गर्मी की नवरात्रि, अभी जो नवरात्रि गया, चैत्र नवरात्रि के पहले रविवार को इस निराई माता मंदिर में दर्शन करने का महत्व है। ठीक है, दर्शन के लिए खोला जाता है यहाँ का द्वार। सुबह 4 से 9 बजे तक 5 घंटे के लिए मात्र दर्शन के लिए खोला जाता है चैत्र नवरात्रि के पहले रविवार को। ठीक, और इसमें जो पूजन सिर्फ पुरुष पूजा पाठ की गतिविधियों को निभाते हैं। इसमें जो है केवल पुरुष ही पूजा पाठ कर सकते हैं, महिलाओं को पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं है। महिलाओं के प्रवेश और प्रसाद खाना वर्जित है इस मंदिर में, निराई माता मंदिर में। एक खुले आपके जंगल में गुफा में है आपका निराई माता का मंदिर। चैत्र नवरात्रि में ध्यान देना, इसका महत्व क्या है। चैत्र नवरात्रि में बिना तेल और घी अपने आप ज्योत प्रज्वलित होती है और 9 दिनों तक यह जलती रहती है, ऐसा स्थानीय स्तर पर मान्यता है। ठीक है, यह है आपकी निराई माता की प्रतिमा, निराई माता मंदिर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राज्य स्तरीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2024-25। ये प्रदान किया गया बसंती चक्रधारी जी को, जो कि मिट्टी शिल्प कला से संबंधित है। इन्हें जो है मिट्टी शिल्प में उनके 20 वर्षों के उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य स्तरीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया जाएगा राज्यपाल जी के द्वारा। स्थानीय निवासी, ये कांकेर जिले के भरतपुर के बासला ग्राम की निवासी है। चयन छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा इनका चयन हुआ है। और बसंती चक्रधारी जो कि बस्तर की जो पारंपरिक घोटुल संस्कृति है, युवागृह घोटुल संस्कृति को मिट्टी की सजीव आकृति के माध्यम से जीवंत रूप इन्होंने दिया है। ये इनकी मुख्य कला है। ठीक है, तो बसंती चक्रधारी जिन्हें राज्य स्तरीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2025-26 से नवाजा गया, ये है आपकी बसंती चक्रधारी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ब्लू गुफा। ब्लू गुफा या नीली गुफा एक गुफा है जिसकी दीवारें नीले कलर की है। ठीक है, जिसकी दीवारें कैसी है, नीले रंग की दीवारें है। बस्तर का नया रहस्य ब्लू गुफा। अभी हम बस्तर में ग्रीन गुफा भी देख चुके हैं, हरी गुफा। ठीक है, कुटुमसर की गुफा जहां पे स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट की संरचनाएं हैं। अब एक नई गुफा मिली है जिसका नाम है ब्लू गुफा या नीली गुफा। बस्तर का रहस्यमयी ब्लू गुफा जो कि तोयनार दरभा क्षेत्र में है। ठीक है, दरभा घाटी। ये अगर आप देखेंगे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो यहां पर नॉर्मल चट्टान है और यहां पर जो चट्टान है ये नीले रंग की दिखाई दे रही है। ठीक है, ब्लू गुफा, ब्लू केव ग्लोइंग रॉक, यानी कि चट्टान नीले रंग में चमकता है। ठीक, इसकी खोज जो है बस्तर के दरभा ब्लॉक के तोयनार में इसकी खोज हुई। पहली बार इस गुफा को 2005 में इस गुफा के बारे में जानकारी दिया गया था। अभी 100 मीटर तक साफ सफाई करके इस गुफा को आम जनता के लिए खोला जाएगा, इसलिए दोबारा चर्चा में आया। ठीक है, स्पेशल नीले पत्थर, इसमें स्पेशल क्या है, इस गुफा के अंदर जो नीले पत्थर है वो रोशनी में चमकदार नीली आभा देते हैं। रहस्यमय गुफा वर्षों तक छुपी हुई थी, प्रकृति का अनोखा नमूना है ये गुफा। इंपॉर्टेंट बस ये है कि ये जो है बस्तर के दरभा ब्लॉक के तोयनार में स्थित है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, ये भी जो है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ इस प्रकार का इमेज बनाया गया है। अगर आपको ऐसा पढ़ना पसंद है तो कुछ ऐसे तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे जो बहुत ही आपका एकदम ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे खेलो इंडिया नेशनल गेम टाइप्स का, उसको पर्टिकुलर मैं टाइप करके बताऊंगा। और कुछ ऐसे सिंगल वन लाइनर है जिसमें कुछ कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं, थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ इस तरीके से हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर और कुछ सुधार की जरूरत होगी तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सदस्य
2026 हमारे छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कुल 5 सीटें हैं, ठीक है। लोकसभा की 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं। नवीन और वर्तमान सदस्य की बात करें तो अभी हाल ही में हमारे छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के 2 सीटों पर चुनाव हुआ, ठीक है। टोटल 5 में से 2 सीटों पर चुनाव हुआ। एक जिसमें नई आपकी राज्यसभा की सांसद बनी जिनका नाम है लक्ष्मी वर्मा, बीजेपी पार्टी से चुन करके आई, पहली बार राज्यसभा का सदस्य ये बनी है। इससे पहले भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष थी, निर्विरोध निर्वाचित हुई, ठीक है। इससे पहले KTS तुलसी जो थे वो राज्यसभा के सदस्य थे, उनके स्थान पर लक्ष्मी वर्मा जो है नई राज्यसभा की सदस्य बनी है बीजेपी की तरफ से। और ये जो KTS तुलसी है इनका कार्यकाल 2 अप्रैल 2026 को समाप्त हो गया। आप देखे होंगे सरदार जी थे, ठीक है, उनका इमेज यहां पर नहीं है। KTS तुलसी जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया, उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित हुए। और दूसरे फूलोदेवी नेताम, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार दूसरी बार राज्यसभा में ये आई है। इनके सीट पे भी चुनाव हुआ और इसी सीट पे ये खड़ी हुई और इसी सीट पे जो है आपकी ये जीत गई, ठीक है। ये भी जो है पुनः निर्वाचित होकर के आई है। आदिवासी महिलाओं का नेतृत्व में ये इनका आदिवासी बैकग्राउंड से आती है, ठीक है, फूलोदेवी नेताम। तो कांग्रेस की तरफ से फूलोदेवी नेताम और आपके लक्ष्मी वर्मा जो है ये बीजेपी पार्टी की तरफ से है। ये नया चेहरा है आपके राज्यसभा में, राज्यसभा सीट पर हमारे छत्तीसगढ़ में। बाकी 3 जैसे के वैसे ही बने हुए हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह जिनका कार्यकाल 2030 को समाप्त होगा अप्रैल, राजीव शुक्ला जिनका कार्यकाल जून 2028 को होगा समाप्त, और रंजीत रंजन जिनका कार्यकाल जो है आपका 2028 को इनका कार्यकाल समाप्त होगा, ठीक। छत्तीसगढ़ में कुल 5 राज्यसभा की सीटें हैं। 2026 में 2 सीटों पर चुनाव हुआ, दोनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लक्ष्मी सखी मिलेट कार्ट योजना। महिला सशक्तिकरण एवं मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 8 मार्च 2026, अच्छा ये डेट को याद रखना, 8 मार्च 2026 इस डेट को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बस्तर में वृहद महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्रश्न पूछा जाएगा, वृहद महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कहां पर हुआ? तो बस्तर में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। और इस सम्मेलन में लक्ष्मी सखी मिलेट कार्ट योजना की भी शुरुआत की गई, ठीक, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा। अब इसका उद्देश्य क्या है? सिंपल, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, और इसमें उन महिलाओं को मेन प्राथमिकता दिया जाएगा आत्मसमर्पित नक्सल प्रभावित महिलाओं को का पुनर्वास। जो महिला नक्सली थे, जो आत्मसमर्पण किए, उन्हें मेन प्राथमिकता दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। मिलेट्स, मोटा अनाज, मिलेट्स का मतलब मोटा अनाज, कोदो, कुटकी, रागी, ये सब मोटे अनाज का उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्तीय सहायता, अपना खुद का कार्ट, अगर देखा जाए तो ये क्या है? ठेला है, खुद का कार्ट, जिसमें मिलेट्स से बने हुए पकवान बेचे जाएंगे। इसमें सक्षम योजना आगे आपको पढ़ने मिलेगा स्वास्थ्य वाले टॉपिक में, जिसमें महिला एवं बाल विकास से संबंधित कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें सक्षम योजना, जिसके माध्यम से स्व सहायता समूह और महिलाओं को ऋण दिया जाता है। इस सक्षम योजना के तहत 1 लाख रुपए प्रति लाभार्थी दिया जाएगा, जिसका उपयोग मिलेट्स कार्ट मोबाइल फूड यूनिट की स्थापना के लिए किया जाएगा। तो सक्षम योजना में 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा अपने कार्ट खोलने के लिए, ठीक। कब शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, मुख्य प्राथमिकता किसे दिया जा रहा है, कहां से 1 लाख का ऋण मिल रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कार्य, कोदो, कुटकी, रागी जैसे मिलेट्स से पौष्टिक स्नैक्स बनाया जाएगा, पेय पदार्थ बनाया जाएगा, ठीक है, स्थानीय स्तर पर बिक्री होगी। और पहला चीज और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रथम चरण में 400 मिलेट्स कैफे जो है इसमें खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। कितना? 400 ऐसे मिलेट्स कैफे खोले जाएंगे या सखी मिलेट्स कार्ट बनाए जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए, बस्तर का पाट देव, 700 वर्षों की पुरानी परंपरा, ठीक है। बस्तर में एक देवता, बस बहुत से आपके आदिवासी जनजाति देवता प्रचलित में है। पाट देव, एक आर्टिकल आया, थोड़ा सा नया लगा मुझे, उसको थोड़ा ध्यान देना। बस्तर के जो पाट देव है, इन्हें बस्तर के न्यायाधिपति कहा जाता है। 700 वर्षों से जारी एक अनोखी परंपरा है, जो कि नारायणपुर और जगदलपुर क्षेत्र, बस्तर के जगदलपुर और नारायणपुर क्षेत्र में
ये काफी प्रचलन में है। बस्तर के पाटदेव या जिसे बस्तर के न्यायाधिपति कहा जाता है। पाटदेव वास्तव में नाग देवता की पूजा की जाती है इसमें, ठीक है, नाग देवता की पूजा, और नागदेव को ही पाटदेव के रूप में माना गया है, न्याय देने वाले देवता पाटदेव। ठीक, 700 वर्षों से पूजा जा रहा है। इस पाटदेव की उत्पत्ति नारायणपुर के तिमनार गांव से हुई है। ठीक है, नारायणपुर में काफी साल पहले 20 फीट लंबे सांप देखे गए थे। जो कोई गलत कार्य करता था उन्हें सजा देता था, वहां से इस पाटदेव की शुरुआत हुई है। वर्तमान में यह मावली माता मंदिर जगदलपुर में यह पाटदेव को रखा जाता है। ठीक है, गांव में विवाद सुलझाने के लिए इन्हें बुलाया जाता है। ठीक है, जहां पे इनके मानने वाले, जहां पे उनके पूजने वाले हैं, अगर उन्हें किसी पर्टिकुलर चीज में अगर इस देवता की जरूरत है तो न्याय करने के लिए इन्हें बुलाया जाता है। न्याय करने के लिए अब आप सोचेंगे, देखिए ये ऐसे कुछ पाटदेव है, यहाँ पे नाग साहब बने हुए, अब ये कैसे करेंगे? जैसे कि अगर आपने देखा होगा एक फेमस पिक्चर आई थी कांतारा, जिसमें एक व्यक्ति विशेष के ऊपर देव आते हैं, तो जो इसे पकड़ के रखते हैं, यानी कि चार तरफ से कंधा देकर के रखते हैं, तो उनके शरीर के अंदर ये देव आते हैं, ऐसी यहाँ पर मान्यता है, और वो फिर फैसला सुनाते हैं। तो गांव में विवाद सुलझाने के लिए बुलाया जाता है। टेंपल कमेटी से अनुमति लेना अनिवार्य है, यानी कि जो जहां पे रखा गया है वहां से ले जाने से पहले अनुमति देना अनिवार्य है। पुलिस के साथ देवता को गांव में लाया जाता है, सिक्योरिटी के साथ। क्यों? क्योंकि पहले इन देवता को लाए जाने के लिए काफी विवाद भी हुआ था, तो पुलिस सिक्योरिटी के साथ लाया जाता है, और तहसीलदार को शुल्क भी देना होता है। मंदिर कमेटी से बाहर किसी गांव में ले जाने के लिए तहसीलदार को शुल्क पटाना पड़ता है इस देवता को ले जाने के लिए, और पुलिस सिक्योरिटी के साथ इस देवता को ले जाया जाता है पाटदेव। ठीक है, इस पाटदेव को धन और पशुधन की के रक्षक माने जाते हैं। 20 फीट लंबे नाग की मान्यता है। गांव की आस्था का प्रमुख केंद्र है पाटदेव। ठीक है, बस याद रखना इनके बारे में, पाटदेव जिसमें नागदेव की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ ट्रॉफी। ये हमारे छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ ट्रॉफी, जो कि मुख्य रूप से चेस, शतरंज से संबंधित है। ठीक है, इसमें पुरुष वर्ग का और महिला वर्ग का शतरंज चैंपियनशिप 2026 आयोजित हुआ नेशनल लेवल का। 45वां राष्ट्रीय पुरुष एवं 23वीं महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप 2026 आयोजित हुआ। कहां पर? रायपुर के अग्रसेन धाम में। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ CGSCA के द्वारा। 16 मार्च से 22 मार्च 2026 में इसका आयोजन हुआ। राष्ट्रीय पुरुष एवं महिला टीम चैंपियनशिप था, जिसे नाम दिया गया था चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ ट्रॉफी। ठीक है, इसमें अलग अलग श्रेणी, जैसे कि पुरुष या ओपन श्रेणी में विजेता कौन रहा पूछा जाए तो रेलवे। ठीक है, रेलवे RSPB ग्रुप ए, जिसने जो फर्स्ट पोजीशन पर रहा 1,25,000 मिला। सेकंड पोजीशन पर रहा भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, यानी कि AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसने 1 लाख जीता। और तृतीय स्थान पर रहा आपका RSPB, जो कि 75,000 जीते। महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में पेट्रोलियम स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड रहा। द्वितीय स्थान पर आपका सेम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल की टीम रही। अगर खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखा जाए तो इसमें ओपन श्रेणी में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा तेलंगाना के आदि रेड्डी अर्जुन का, और महिलाओं में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा आपका ये पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की मैरी एंड गोम्स का। इसमें काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री जी और खेल मंत्री अरुण साहू जी के द्वारा किया गया था। इसका एक लोगो बनाया गया था, मैंने काफी ढूंढा लेकिन वो लोगो नहीं मिला। लेकिन लोगो जो बताया गया, इसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति की पहचान, राजकीय पशु वन भैंसा और औद्योगिक विकास को शतरंज की गोटियों के माध्यम से दर्शाया गया था। ठीक है, समापन 22 मार्च को कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहब जी के द्वारा हुआ। शायद क्वेश्चन बन जाए कि आयोजन कहां हुआ या चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। बाकी उतना डिटेलिंग में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चितवारी देवी मंदिर। एक आर्टिकल आया था चितवारी देवी मंदिर, जो कि रायपुर, देखिए ये रायपुर जिले में नहीं है ना, इसको थोड़ा ध्यान देना। रायपुर नहीं, ये बलौदा बाजार जिले में है। बलौदा बाजार, भाटापारा जिला, ठीक, में स्थित तारा आकृति का मंदिर है। ये एक मंदिर है। इसका अगर आप टॉप व्यू से इसको देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर टॉप व्यू से ऐसे देखने के लिए मिलेगा, इसलिए इसे तारा आकृति का मंदिर कहा जा रहा है। प्राचीन तारा आकृति का मंदिर है, जो कि बिलासपुर रायपुर मार्ग में रायपुर से लगभग 57 किलोमीटर दूर धोबनी गांव में दामाखेड़ा के पास, यानी कि
बलौदा बाजार भाटापारा जिले में स्थित है। मूल रूप से ये जो आपका चितवारी देवी मंदिर है, इसमें मूल रूप से शिव का मंदिर माना जाता है। देखो, चितवारी मंदिर या चितवारी देवी मंदिर नाम रखा गया है, लेकिन यहाँ पे शिव की पूजा हो रही है। बाद में स्थानीय परंपरा में इसे शक्ति देवी को समर्पित किया गया। मूल रूप से शिव का मंदिर है, लेकिन बाद में स्थानीय परंपराओं में इसे शक्ति देवी को समर्पित किया गया। गर्भगृह में खंडित शिवलिंग को सिंदूर लगाकर चितवारी देवी के रूप में पूजा जाता है। अपने आप में अनोखा मंदिर है। मूल रूप से भगवान शिव का मंदिर है, ठीक है, जो कि खंडित है। गर्भगृह में खंडित शिवलिंग को जो है सिंदूर लगा करके चितवारी देवी के रूप में यहाँ पे पूजा जा रहा है। और यहाँ पे जलहरी को दीवार के सहारे रखा गया है, यानी कि जो शिवलिंग के पास जो आपका ऐसे जलहरी होता है, इसके बीच में शिवलिंग होता है, ठीक है, तो जो आपका जलहरी है उसे साइड में रख दिया गया है, और जो खंडित शिवलिंग है उसे शक्ति के रूप में यानी कि देवी के रूप में पूजा जा रहा है। अगर मंदिर के बाहर की संरचनाओं की बात करें तो गणेश, कार्तिकेय, शिव, पार्वती, विष्णु, इनकी संरचनाएं बाहर बनी हुई है। तारा आकृति स्टार शेप वास्तुकला है। निचला हिस्सा बलुआ पत्थर का बना हुआ है। ऊपरी शिखर पकी हुई ईंटों से बना हुआ है। पश्चिम मुखी मंदिर है। ऊंची जगती और चबूतरे स्थित है, ठीक है, थोड़े से हाइट में इसे बनाया गया है। और दूसरा चीज ये ना, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य संरक्षित स्मारक में से एक है चितवारी देवी मंदिर, जो कि मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। और अगर देखा जाए ऐसे तो ये इसमें देवी की पूजा, शक्ति देवी की पूजा हो रही है। ठीक कहाँ पर स्थित है? बलौदा बाजार भाटापारा में। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हाल ही में जो है इसमें एक नया अपडेट आया, अपडेट नहीं आया, इसमें एक नया रिकॉर्ड बना। आर्थिक सहायता एवं सामाजिक सशक्तिकरण का उदाहरण है। इसकी शुरुआत 2005-6 से हमारे छत्तीसगढ़ में हुई है। पात्रता बीपीएल परिवार या जिनके पास राशन कार्ड है उनकी अधिकतम 2 कन्याओं का विवाह मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत हो सकता है। अधिकतम 2 कन्या का विवाह सरकारी खर्चों पे। इसमें 50,000 रुपए की कुल सहायता प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा, जिसमें से 35,000 रुपए बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो नवविवाहित दंपत्ति है उनके अकाउंट में जमा किया जाता है। 7,000 रुपए की सामग्री खरीदने के लिए दी जाती है और 8,000 रुपए आयोजन के व्यय के रूप में दिया जाता है। 50,000 रुपए कुल व्यय होता है, जिसमें 35,000 रुपए नव दंपत्ति के अकाउंट में, 7,000 रुपए उनके श्रृंगार के सामान खरीदने के लिए, 8,000 रुपए जो आयोजन को जो व्यय होने वाला है उस पर उनको दिया जाता है। अभी हाल ही में इसमें 10 फरवरी 2026 को 6,000 से अधिक जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ और ये जो है आपका गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज हुआ है। ठीक है, इसमें जो है 2025-26 तक की स्थिति में 1,013 कन्याओं जो है इसमें लाभान्वित हुई थी। इस बार जो है 6,000 से प्लस आपके विवाह के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज हुआ है। तो 50,000 रुपए, ये तो डायरेक्ट आता है क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है, तो 50,000 रुपए। बैंक ड्राफ्ट अगर स्पेसिफाई करके आया, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कितनी राशि दी जाती है, तो 35,000 रुपए। या फिर आयोजन में कितना व्यय किया जाता है, तो 8,000 रुपए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नया न्यूनतम वेतन लागू। छत्तीसगढ़ में अब 11,402 से कम नहीं होगा मासिक वेतन। ठीक, जो एक न्यूनतम वेजेस, जो न्यूनतम वेतन दिया जाता है वो अब किसी भी व्यक्ति का 11,402 रुपए से कम नहीं होगा। 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ है। सभी श्रेणियों के वेतन में वृद्धि की गई है। वृद्धि की सीमा 200 से 230 रुपए प्रति माह, ऑन एन एवरेज 200 से 230 रुपए प्रति माह वृद्धि हुआ है। कारण महंगाई भत्ता में संशोधन, जो महंगाई भत्ता है उसमें संशोधन हुआ है, उस कारण से वृद्धि हुआ है। इसमें जो है 2,856 से 3,802 रुपए वृद्धि हुई है महंगाई भत्ते के तौर पे। और लागू की अवधि है 1 अप्रैल 2026 से 31 सितंबर 2026 तक। इसमें अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि अकुशल श्रमिक, अर्धकुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक और अत्यंत कुशल श्रमिक। अब ये होता क्या है आगे आपको बताऊंगा, पहले इसको देख लो। देखो, अकुशल श्रमिक जो कि सरल कार्य अनुभव की इसमें आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जो आपके सामान उठाने का और रखने का कार्य करते हैं, जो मजदूर वर्ग होते हैं। अर्धकुशल श्रमिक जिनमें सीमित निर्णय और निर्देश के अनुसार कार्य कर सकते हैं, यानी कि मैकेनिक टाइप के वर्क। ठीक है, कुशल श्रमिक जिसमें दक्षता और जिम्मेदारी होती है, यानी कि सुपरवाइजर टाइप के कार्य। और दूसरे होते हैं उच्च एवं अत्यंत कुशल, जिन्हें तकनीकी ज्ञान होता है, डिप्लोमाधारी होते हैं, डिग्रीधारी होते हैं और स्वतंत्र निर्णय यानी कि मैनेजमेंट लेवल के स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार होता है। तो कुशल, अर्धकुशल, आपका कुशल, अर्धकुशल, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च या अत्यंत कुशल, ये कैटेगरी होती है। कैटेगरी भी बना हुआ है इसमें, देखो इसमें A, B, C अलग अलग जोन दिया गया है।
अभी क्या है, जब से आपका औद्योगिक नीति से क्वेश्चन आया ना, औद्योगिक नीति के अंतर्गत भी आपका बहुत से श्रेणियां बनी हुई है उद्योगों की। तो वैसे कर्मचारियों की भी अलग अलग श्रेणियां बनी हुई है, तो इसको भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जोन अ या जोन ए के अंतर्गत मुख्य रूप से रायपुर, दुर्ग, भिलाई, भिलाई चरोदा, ठीक है, बिरगांव, ये जो नगर निगम है ये इसमें जोन ए के अंतर्गत आते हैं। इस जोन के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों की बात होती है। तो जैसे जोन ए में जो कार्य करने वाले कर्मचारी है, उनका पुराना वेतन 11,176 था, उसे बढ़ाकर 11,402 कर दिया गया है। बी के अंदर वालों का 11,142, सी के अंदर वालों का 10,882। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है। जोन ए के अंतर्गत जोन ए का विस्तृत विवरण, यानी कर्मचारियों का श्रेणी और जोन का विस्तृत विवरण। जोन ए के अंतर्गत रायपुर, दुर्ग, भिलाई, भिलाई चरोदा और बिरगांव नगर निगम के कर्मचारी आएंगे। या नगर निगम क्षेत्र से 16 किलोमीटर तक का जो परिधि बनेगा, उसके अंतर्गत जो भी इंडस्ट्री है उसमें कार्य करने वाले कर्मचारी जोन ए के कर्मचारी कहलाएंगे, टॉप लेवल में। ठीक है, सभी औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक विकास केंद्र, अटल नगर का जो रायपुर विकास प्राधिकरण है, वो 300 से अधिक श्रमिक वाले कारखाने इस जोन ए के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जोन बी के अंतर्गत राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर, जगदलपुर, चिरमिरी, धमतरी, ये सभी के सभी जोन बी के अंतर्गत आएंगे। जोन बी के अंतर्गत देखो, जोन बी जो है, उस जोन बी के अंतर्गत ये 11,142, यानी कि इनसे कम राशि मिलता है इनको। ठीक, जोन बी के अंतर्गत जो है ये सभी शामिल है। और इन नगर निगम क्षेत्र से 8 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत जो भी है, जोन आपका स या जोन सी के अंतर्गत अ और ब को छोड़ करके शेष सभी जोन सी के अंतर्गत शामिल है। अगर इनका देखो, इसमें बस आपको एक ये याद रखना है कि जो नया न्यूनतम वेतन लागू हुआ है उसमें मिनिमम जो प्राइस है वो है आपका 11,402 रुपए। ठीक है, इससे कम अब राशि नहीं मिलेगी। वो भी जोन ए की बात हो रही है। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी दिया हुआ है। ए आपके कुशल, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अत्यंत कुशल, इनकी बात हो रही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ नक्सलवाद का अंत, महत्वपूर्ण तथ्य 1968-2026। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का अंत, ये टॉपिक आपके सीजीपीएससी प्री और व्यापम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपके सीजीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के लिए। नक्सलवाद एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त किए जाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, उनके द्वारा ऐलान किया गया था कि 31 मार्च 2026 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। और लगभग छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हो गया है। लगभग क्यों बोल रहा हूं, आगे आपको बताऊंगा। तो मेंस आंसर राइटिंग में जो भी मैं आपको आंकड़े अभी बताऊंगा, उस आंकड़े को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अखिल भारतीय स्तर पर नक्सलवाद की शुरुआत 1967 से हुई थी। चारू मजुमदार और कानू सल्यार के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी। हमारे छत्तीसगढ़ में एक साल बाद 1968 में बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद का प्रवेश हुआ, यानी कि नक्सलवाद की शुरुआत हुई। ठीक है, उस समय बस्तर जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा था, यानी कि छत्तीसगढ़ पृथक होकर के नया राज्य नहीं बना था। 1968 की बात हो रही है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के रास्ते जो है हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का प्रवेश हुआ था। प्रारंभ में यह विचारधारा का प्रचार था और धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में पूरा नक्सलवाद का प्रसार हो गया। विचार और चरम की बात करें तो 1968 में जो नक्सलवाद बस्तर क्षेत्र में था, वहीं 1990 तक यह नक्सलवाद सरगुजा क्षेत्र तक फैल गया। दक्षिण छत्तीसगढ़ से उत्तर छत्तीसगढ़, सरगुजा वाले एरिया में भी जो है आपका सरगुजा क्षेत्र में नक्सलवाद फैल चुका था। ठीक, नक्सलवाद अपने चरम पर पहुंचा, यानी कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो आपकी नक्सल गतिविधियां वो देखने के लिए मिला, वो था आपका वर्ष 2010। इस टाइम पीरियड तक नक्सलवाद अपने चरम पर पहुंच चुका था हमारे छत्तीसगढ़ में। और एक सबसे बड़ी नक्सलाइट घटना हुई हमारे छत्तीसगढ़ में, वो थी 25 मई 2013, जिसे हम झीरम घाटी नक्सलाइट हमले के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कांग्रेस के बहुत सारे दिग्गज नेताओं के साथ लगभग 32 से अधिक लोग शहीद हुए थे। महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल, कांग्रेस के काफी बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है इसमें शहीद हुए थे। झीरम घाटी नक्सलाइट हमला, ये डेट भी याद रखिएगा, 25 मई 2013 को हुआ था।
2010 जब आपके नक्सलवाद अपने चरम पर था तो भारत के 12 राज्यों में फैला हुआ था। कहां? पश्चिम बंगाल से शुरुआत हुआ था और 12 राज्यों में इसका विस्तार हो गया। भारत के लगभग 17% भूभाग में नक्सलवाद फैला हुआ था। ठीक, सरकारी कार्यवाही की बात की जाए तो धीरे धीरे जो है जैसे जैसे सरकारी कार्यवाही यानी कि केंद्र सरकार ने अपनी कार्यवाही बढ़ाई, 2015 में सबसे पहले सरगुजा नक्सल मुक्त घोषित हुआ। सबसे पहले सरगुजा नक्सल मुक्त घोषित हुआ। केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2019 में रणनीति तैयार की गई और हमारे छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024 में अगले 3 साल के लिए 72,000 जवानों की तैनाती की गई। ठीक, निर्णायक मोड़, टर्निंग पॉइंट, जो आपके छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद जो कमजोर पड़ा, नक्सलवाद का जो टर्निंग पॉइंट था वो था 21 मई 2025 को उनके शीर्ष नक्सली कमांडर बसवराजू मारा गया। ठीक है, हर एक राज्य में नक्सलवाद का एक प्रमुख चेहरा, एक प्रमुख नेतृत्व होता है। आगे हम देखेंगे और भी राज्यों में है। हमारे छत्तीसगढ़ में प्रमुख जो उनका नेतृत्व करता था वो था बसवराजू, जो कि मारा गया 25 मई 2025 को, पिछले साल। ठीक, और इसके बाद नक्सलियों का मनोबल गिरा और तेजी से सरेंडर होना वो शुरू हुए क्योंकि इनका टॉप लीडरशिप मर चुका था। ठीक है, उसके बाद आंकड़ों की अगर हम बात करें तो वर्ष, अगर हम 2026 तक की स्थिति में हम बात करें, जब आपका 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद समाप्ति की घोषणा हुई, तब तक के हम डाटा की अगर बात करें तो अब तक छत्तीसगढ़ में 535 जो नक्सली है वो मारे जा चुके हैं। ठीक, लगभग 2,898 नक्सलियों ने सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया, क्योंकि सरकार ने 2 ऑप्शन दिया था, या तो आत्मसमर्पण करो या तो आपको मार दिया जाएगा। टॉप लीडरशिप गायब हो चुका था, तो बहुत से आपके नक्सली मुठभेड़ हुए जिसमें 535 नक्सलाइट जो है मारे गए और 2,898 नक्सलाइटों ने आत्मसमर्पण किया। वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ में केवल 5 एरिया कमेटी है, अलग अलग कमेटी में होते हैं नक्सलाइट, जिसमें लगभग 23 नक्सली शेष है। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण, इतने नक्सली के मारा जाना, अब मात्र आपके 23 के आसपास, यानी कि गवर्नमेंट ऑन रिकॉर्ड के हिसाब से मात्र 23 नक्सली मौजूद है हमारे छत्तीसगढ़ में। इसलिए मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ से नक्सलाइट लगभग समाप्त हो गया है। ठीक, अंतिम घोषणा, जैसे कि मैंने कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा घोषणा किया गया था कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त कर दिया जाएगा। तो यह घोषणा किया गया था 24 अगस्त 2024 को। ठीक है, 24 अगस्त 2024 को अमित शाह जी के द्वारा घोषणा किया गया था, जिसमें लक्ष्य रखा गया था कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा और वर्तमान में छत्तीसगढ़ लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का प्रवेश हुआ था 1968 को। नक्सलवाद समाप्त हुआ आपके वर्ष 2026 में। लगभग 58 वर्षों के बाद नक्सलवाद का अंत हुआ छत्तीसगढ़ से। ठीक, अगर शेष सक्रियता की हम बात करें तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो पड़ोसी राज्य है तेलंगाना और झारखंड, यहां पर अभी भी नक्सलाइट मौजूद है। जैसे कि गणपति के नेतृत्व में एक नक्सली कमांडर है जो उनके हेड है, गणपति के नेतृत्व में तेलंगाना में और मिसिर बेसरा के नेतृत्व में झारखंड, ये प्रमुख नेता के नेतृत्व में तेलंगाना और झारखंड में अभी नक्सली घटनाक्रम सक्रिय है। वहां पर अभी नक्सल मुक्त नहीं है ये। ठीक है, तेलंगाना और आपका झारखंड। ठीक, तो ये सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। अगर हमें प्रीलिम्स के हिसाब से बात करूं तो प्रीलिम्स के हिसाब से आपके लिए ये आंकड़ा है, 25 मई 2013 को झीरम घाटी नक्सलाइट हमला हुआ था। ठीक, बस्तर में प्रवेश 1968, आपका सरगुजा तक फैला 1990, सरगुजा क्षेत्र आपका नक्सल मुक्त घोषित हुआ 2015। अच्छा, अब आप में से बहुत से लोग पूछेंगे सर इसका ऑथेंटिक सोर्स क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग भी मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको भी वहां पर कोई ऐसा प्रमाणित तथ्य आपके पास होना चाहिए जिसको आप आंसर राइटिंग में लिख सके। तो ये जो मैंने आर्टिकल उठाया है ये मैंने दैनिक भास्कर जो न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, उसके 1 अप्रैल 2026 का जो एडिशन था रायपुर का, उसके फर्स्ट या सेकंड पेज में, फर्स्ट पेज में तो एडवर्टाइजमेंट रहता है, सेकंड पेज में जो है ये सारे डाटा आपको वहां देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कल के डेट में छोटा मोटा नहीं, काफी अच्छा प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सर्कुलेशन में है ये न्यूज़पेपर।
ठीक, तो ये यहाँ से ये सारे आंकड़े मैंने उठाए हैं, क्योंकि कल के डेट में आप भी मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो आपके पास भी एक प्रॉपर सोर्स होना चाहिए। ठीक है, 1968 से नक्सलाइट घटनाक्रम शुरू हुआ, जो कि 1990 में रायपुर सरगुजा तक फैला और 1910 में अपने चरम पर था, और 2013 में झीरम घाटी नक्सलाइट हमला हुआ। ठीक, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है ये 31 मार्च को समाप्त होता है। 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर रहता है। तो फाइनेंशियल ईयर के समाप्त होने यानी वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले बहुत से आंकड़े प्रदेश सरकार बताती है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक हमारे पर्टिकुलर योजना या पर्टिकुलर आपकी कोई स्कीम उनकी चल रही है तो उसकी स्थिति क्या है। उनमें से एक आया था आपका वन अधिकार अधिनियम के तहत जो वन अधिकार पत्र वितरित किए जाते हैं। जंगल में रहने वाले आदिवासियों को उनकी काबिज भूमि पर पट्टा वितरण, आप ऐसे टाइप के समझ सकते हैं, पट्टा वितरण या वनों के दोहन की अनुमति वन अधिकार पत्र कहलाता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, प्रश्न पूछा जाएगा कि 31 मार्च 2026 तक की स्थिति में कुल कितने व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरित किए गए, तो 4,83,222। ठीक है, 31 मार्च 2026 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल कितने सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए गए, 48,251। ठीक है, और 4,396 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किए गए। वैसे तो इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है, ये वाला क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, वैसे ही एक है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। अब ये क्या है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, बहुत सी ऐसी योजनाएं चल रही है जो कि किसान जिनके पास स्वयं की कृषि भूमि है उनको ध्यान में रखते हुए बहुत सी योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है। लेकिन बहुत से ऐसे भी किसान हैं जो कि कृषि कार्य में संलग्न है, कृषि कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन उनके पास खुद की कृषि भूमि नहीं है। जैसे कि गांव में आप सुनने के लिए मिलता होगा अध्या, आधा बांटा जाता है, कृषि भूमि किसी और की और उसमें कोई दूसरा व्यक्ति खेती कर रहा है, खेत किसी दूसरे व्यक्ति का है और उसमें कोई दूसरा व्यक्ति जाके खेती कर रहा है, तो खेती कार्य करने वाला भी किसान कहलाएगा, लेकिन उसके पास स्वयं की खेती भूमि नहीं है। उनके लिए लाया गया था आपका भूमिहीन यानी कि खुद की कृषि भूमि नहीं है, कृषि मजदूर कल्याण योजना। ठीक है, अब इसमें 25 मार्च 2026 को बलौदा बाजार भाटापारा में पंडित चक्रपाणी शुक्ल हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान बलौदा बाजार में जो है देखिए इसमें क्या होता है, जो पात्र हितग्राही है उन्हें भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता दी जाती है इस योजना के अंतर्गत। ठीक, इस साल बजट छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 में इस योजना के लिए 600 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी, जिसमें से 25 मार्च 2026 को 495.96 करोड़ रुपए की राशि प्रदान कर दी गई है भूमिहीन कृषि मजदूरों को। ठीक है, बजट आवंटित हुआ 600 करोड़, जिसमें से 495.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित हो गई 26 मार्च 2026 तक की स्थिति में। ठीक, 22,028 बैगा गुनिया परिवारों को इससे लाभ मिल रहा है और 2025 में 5,62,000 से अधिक हितग्राहियों के खातों में 562.11 करोड़ रुपए आपके वितरित हुए। ये बात का फैक्ट है, पहले तो इतना याद रखना, इतना राशि भी वितरित हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बस्तर हेरिटेज। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डेट याद रखना कि 22 मार्च को बस्तर के जगदलपुर में रन फॉर नेचर रन फॉर कल्चर इस आपके थीम के साथ बस्तर हेरिटेज मैराथन का आयोजन हुआ, जो कि लाल बाग मैदान जगदलपुर से 22 मार्च को लाल बाग सिरहासर भवन दलपत सागर में जाकर के समाप्त हुआ। ये रूट था इस दौड़ का। इसमें 42 किलोमीटर का फुल मैराथन, 21 किलोमीटर का हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर की रेस और 5 किलोमीटर का रेस था। पुरस्कार राशि था इसमें 25 लाख रुपए कुल पुरस्कार राशि जो वितरण किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है महानदी रिवर बोट चैंपियनशिप। पहली बार आयोजित हुआ, कहां पर आयोजित हुआ पूछा जाए तो गंगरेल डैम में, महानदी के ऊपर ही बना हुआ है आपका गंगरेल डैम, जहां पे गंगरेल नौकायान उत्सव के तहत 1000 मीटर का प्रतियोगिता हुआ, जिसमें 3 जिलों के 52 की टीमें शामिल हुई। इसमें विजेता और महिला भागीदारी की बात करें तो
रोमार निषाद और जीतू निषाद की टीम ने 1 लाख रुपए के नगद के साथ प्रथम स्थान हासिल किया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना कि महानदी पर पहली बार आपका रिवर बोट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ, तो गंगरेल डैम में, धमतरी के गंगरेल डैम में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करी गई है मार्च में। ठीक, अब देखो इसमें पूछा जाएगा कि मार्च 2026 तक की स्थिति में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की गई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसे इसलिए मैंने इसे शामिल किया है। तो 22वीं किस्त जारी की गई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 24,71,000 से अधिक किसानों के खातों में 498.83 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। 22वीं किस्त, इसे याद रखना, अपकमिंग एग्जाम में शायद बन जाए क्वेश्चन। आदि परब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना आदि परब का आयोजन हुआ हमारे छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में, जो आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था है, वहां पर आदि परब का आयोजन हुआ। परंपरा से पहचान तक थीम के साथ आदि रंग, जिसमें जनजातीय चित्रकला महोत्सव आयोजित हुआ, आदि परिधान जिसमें जनजाति अटायर शो हुए, आदि हाट शिल्प मेला, आदि व्यंजन जनजाति व्यंजन सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। आदि पर्व आयोजित हुआ था, बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, धमतरी जिले में मखाना की खेती से स्व सहायता समूहों को मिलेगा आयाम। अब इसमें एक चीज ध्यान देना, हमारे प्रदेश में जो है आपका मखाना बोर्ड, जो भारत सरकार की जो मखाना बोर्ड है, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ शामिल हुआ है। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में मखानों की खेती की जाएगी, एक है रायपुर, दूसरा महासमुंद और तीसरा है धमतरी। धमतरी में लगभग 100 एकड़ उत्पादन के लिए भूमि भी चिन्हांकित कर लिया गया है। प्रारंभिक चरण में 25 एकड़ पर मखाने की खेती होगी। ठीक है, धमतरी में 25 एकड़ पर मखाने की खेती शुरू होने वाली है। नेक्स्ट है कृषक उन्नति योजना। कृषक उन्नति योजना क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की और रबी फसलों की खरीदी करती है। धान की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होती है। तो जो आपकी एमएसपी राशि है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य ये आपका केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। और जो 3100 रुपए प्रदेश सरकार जो है 3100 रुपए प्रति कुंटल की दर से धान की खरीदी करती है। तो जो आपका एमएसपी होगा धान का, उस एमएसपी में 3100 रुपए को पूरा करने के लिए जो अतिरिक्त राशि रहती है वो कृषक उन्नति योजना के माध्यम से प्रदान की जाती है, जिसमें से जो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो केंद्र सरकार देगा, और 3100 रुपए की राशि पूरा करने के लिए जो अतिरिक्त अमाउंट रहेगा वो कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों के खातों में भेजा जाता है। इस साल के बजट, छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 में इस कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी, अनुमानित व्यय था। ठीक है, जिसमें से 10,324 यानी कि जितनी राशि आवंटित की गई थी उससे ज्यादा 10,324 रुपए 25.28 लाख किसानों के खातों में गया। ठीक है, इतनी करोड़ रुपए जो है आदान सहायता राशि वितरित की गई है। 146 विकास खंडों में जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया किसान उन्नति योजना का, और 25,28,000 किसानों के खातों में 10,324 करोड़ रुपए की सहायता राशि वितरित की गई। अनुमान था 10,000 करोड़ का, लेकिन बढ़ गया 10,324 करोड़। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चित्रकूट महोत्सव। चित्रकूट महोत्सव है आपका ये आयोजित हुआ 10 से लेकर के 19 फरवरी 2026 के मध्य। ठीक है, कहां पर, आपके चित्रकूट जो जलप्रपात है उसके समीप। बस इसमें इतना ही याद करना है। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ सिंगल वन लाइनर फैक्ट है, जैसे कि पिच्चे कट्टा जलाशय, ये कहां पर पूछा जाए, एक प्राकृतिक जलाशय है जो कि भानु प्रतापपुर कांकेर जिले में स्थित है। कांगेर जलप्रपात, जिसे आप सभी जानते हैं, बस्तर जिले में स्थित है। इसे उदिर जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सूर्योदय की पहली किरण इस जलप्रपात पर पड़ती है, इसलिए स्थानीय लोग इसे उदिर जलप्रपात भी कहते हैं। नेक्स्ट, 31 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए 300 बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS और 70 एडवांस लाइफ सपोर्ट ALS सहित 370 एम्बुलेंस, ये दोनों को अगर आप ऐड करेंगे 300 + 70 370 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दी, जिसमें नवजात शिशु के लिए
5 विशेष नियोनेटल आईसीयू एम्बुलेंस भी शामिल है। यह 108 संजीवनी एक्सप्रेस का हिस्सा है, जो कि शहरी क्षेत्र में 15 मिनट और ग्रामीण क्षेत्र में 30 मिनट में अपनी सेवा प्रदान करेगी। मार्च 2026 तक जारी 13वीं राष्ट्रीय विद्युत वितरण रैंकिंग में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी CSPDCL ने अपनी रेटिंग बी से सुधार करके ए ग्रेड हासिल किया। कंपनी ने 54.41 से बढ़कर 70.40 अंक प्राप्त किए, जो कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन, कम लाइन लॉस और बेहतर उपभोक्ता सेवाओं के लिए हुआ। छत्तीसगढ़ में जो ताता पानी जहां पे गर्म जल का स्रोत है, भूतापीय जल स्रोत का अध्ययन CSIR NGRI मतलब छत्तीसगढ़ भू भौतिकीय अनुसंधान संस्था द्वारा व्यापक रूप से किया जा रहा है। इसका अध्ययन संस्थान इस क्षेत्र में गहरी ड्रिलिंग और उप सतह मानचित्रण के माध्यम से 100 मेगावाट का पायलट पावर प्लांट स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले का प्रसिद्ध लिंगो घोटुल मांदरी नृत्य 18 से 21 मार्च तक नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में आयोजित भारत ट्राइबल फेस्ट 2000 छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेगा, या प्रतिनिधित्व किया, ठीक है, क्योंकि कर चुके हैं। तो ये जो लिंगो घोटुल मांदरी नृत्य है ना, पिछले साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इन्हें पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो लिंगो घोटुल मांदरी नृत्य दल कहाँ, किस जिले से संबंधित है? तो कोंडागांव जिले से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जो ताजा आंकड़े हैं मार्च 2026 तक की स्थिति में, फाइनेंशियल ईयर समाप्त के अनुसार राज्य में 1 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें 15,139 परिवारों को योजना का लाभ मिल चुका है। इतने लोगों के घरों में आपके सोलर रूफटॉप आपके इंस्टॉल हो चुके हैं। 33,551 घरों में सोलर पैनल लगाने का कार्य प्रगति पर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी 1973 बैच के आईपीएस अधिकारी विश्वरंजन का मार्च 2026 में पटना के मेदांता हॉस्पिटल में निधन हुआ। ये छत्तीसगढ़ के 6वें डीजीपी थे 2007 से 2011 के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में शहरी गरीबों के लिए बड़े पैमाने पर आवास निर्माण की राह खुल गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 28,461 नए पक्के घरों के निर्माण के लिए 435 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है। 28,461 वाला आंकड़ा याद रखना। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर जिले अबूझमाड़ में स्थित तुलार गुफा, ठीक है, तुलार गुफा जो कि दंतेवाड़ा में स्थित है, बारसूर के समीप, एक रहस्यमयी और दुर्गम शिव धाम है। ठीक है, शिव धाम है। यहां पर एक स्वयंभू शिवलिंग है। शिवलिंग पर साल के 365 दिन प्राकृतिक रूप से चट्टानों से पानी टपकता है। यह प्रकृति द्वारा जलाभिषेक माना जाता है। यह गुफा महाशिवरात्रि के मौके पर खुलती है, जहां पर आस्था का सैलाब उमड़ता है, यानी कि एक प्रकार से झरना जो कि स्वयंभू शिवलिंग के ऊपर पानी 365 दिन उस पर गिरता है। तो तुलार गुफा कहां पर है? दंतेवाड़ा जिले में। कोरबा में स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र 2024-25 के लिए उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के आधार पर सर्वश्रेष्ठ विद्युत केंद्र के सम्मान से इसे नवाजा गया। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6 लाख से अधिक ग्रामीण आवासों का निर्माण पूरा कर देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से यह उपलब्धि हासिल हुई है। ठीक, छत्तीसगढ़ सरकार ने उद्यमियों के निवेश के लिए वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 लॉन्च किया। यह एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो 16 से अधिक विभागों की 136 अधिक सेवाएं जैसे अनुमोदन, भूमि आवंटन, बिजली बिल एक ही जगह पर प्रदान करता है। इसका उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाकर पारदर्शी और तेज प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। जैसे कि
कोई एक इंडस्ट्री स्थापित करना है तो उसके लिए राजस्व विभाग का भी परमिशन चाहिए, उसके लिए विद्युत विभाग से जो है आपका ट्रांसफार्मर स्थापित करने का भी परमिशन चाहिए, टैक्सेशन का परमिशन चाहिए, बहुत सारे परमिशन होते हैं। तो उसके लिए बनाया गया है वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0, जिसमें एक ही पोर्टल जो कि उद्योग सेक्टर पर केंद्रित है, उसमें काम आने वाले जितने विभाग लगभग 16 से अधिक विभाग, 336 से अधिक सेवाएं उसके माध्यम से ली जा सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का नाम बदलकर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल कर दिया है। विधानसभा में 19 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसके तहत यह बदलाव किया गया है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने भारतनेट फेज 3 परियोजना के तहत राज्य के, इस आंकड़े को याद रखना, 4048 ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क के विस्तार को मंजूरी दी है। तो ये था आपका 15 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक होता है समाप्त। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।